वेलकम बैक गाइस। तो अभी तक मटेरियल कॉस्टिंग में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हमने एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पढ़ लिया था इसके अंदर, देन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हमने कर लिया था। इसके बाद हमने ईओक्यू, स्टॉक लेवल्स, क्लासिफिकेशंस एंड इसमें हमने रेशियोज का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर बस अपने अंत फेज में जा रहा है, जिसमें हम आज बात कर लेंगे कि मटेरियल स्टोरेज और रिकॉर्ड्स। एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद एक जेआईटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन वी विल हैव आवर डिस्कशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड, यानी जब आप सामान डिपार्टमेंट को भेजते हो तो किस कीमत पर उसको लगाते हो। पर उससे पहले हमें यहाँ पे स्टोर के अंदर क्या काम होता है, कैसे सामान आता है जाता है, वो सब हमें देखना है। थोड़ा सा हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से तो पढ़ा ही था, बट अंदर उसको स्टोर कैसे किया जाता है और क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो अगर समझ में आ जाए तो बाद में ही बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इशूड, जो मटेरियल इशूड के अंदर जो क्वेश्चंस है थोड़े मैकेनिकल हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें ज्यादा ऐसे ह्यूज कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। तो वो समझने से पहले अगर आप एक प्रोसीजरल पार्ट समझ जाए तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है, एंड दैट इज व्हाई टारगेट दैट यू गेट एवरीथिंग 100%, मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये है अगर इसका कुछ पोर्शन जैसे कुछ क्वेश्चंस इसके बचेंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसके साथ आई विल डिस्कस 5-10 मिनट का टॉपिक, दैट इज स्क्रैप वगैरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहती है। आफ्टर दैट वी विल बी लेफ्ट विद द क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो इस शीट के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस हमारे रहे होंगे, हम वो पूरा करेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। उससे पहले मेरा एक टेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट होगा इस चैप्टर को लेके, वो आप लोग सब अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ मटेरियल स्टोरेज वगैरह के बारे में कि मटेरियल स्टोरेज कैसे की जाती है और उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल स्टोरेज के अंदर हमें पढ़ना है कि कौन इसका स्टोरेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या क्या उसके काम है और कौन से रिकॉर्ड्स यहाँ बनाए जाते हैं। तो मटेरियल स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज स्टोरेज अगर आपने सही से नहीं करा है तो आपने पढ़ा है ईओक्यू के अंदर कॉन्सेप्ट था कि आपकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे टू अवॉइड द लॉस ऑफ क्वालिटी एज वेल, यस, आप अगर उसको कहीं भी रख देंगे तो हो सकता है उसको चूहे खराब कर दे, हो सकता है उसमें फंगस लग जाए सामान में अगर वो ईटेबल्स हैं, या फिर हो सकता है कि अगर वो ईटेबल्स नहीं भी हैं तो उसके अंदर रस्ट लग जाए, कोई भी कारण से उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है, राइट। और हो सकता है कि आप उसे ऐसी जगह पे ना रखें जिसकी वजह से उस तक रीच करने में बहुत टाइम लग जाए, बिकॉज ऑफ विच वी कैन लूज द टाइम, वी कैन लूज प्रोडक्शन में लॉस हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। एंड चोरी वगैरह का भी डर रहता है, जो आपके आपदाएं आ सकती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, इसके से वो खराब हो सकता है। तो आप ये प्रॉपर स्टोरेज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसके लिए प्रॉपर वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं और वेयर हाउस कीपर को भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है और अथॉरिटीज दी जाती है, वो सब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो स्टोर कीपर है उसकी ड्यूटी क्या है, सबसे पहले सामान को प्रॉपर कस्टडी में रखना, सेफ कस्टडी में रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी आए उसको उठा के ले जाए, ऐसा नहीं कि चूहे उसको खराब कर दें, वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रखेगा। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, जस्ट बता रहा हूँ कि बिन कार्ड्स वगैरह क्या होता है। जल्दी जल्दी इस थ्योरी को खत्म करेंगे, बट इसकी वजह से मेरा प्रैक्टिकल भी आगे इफेक्ट होगा, तो इसलिए इसको सुनना बहुत जरूरी है। परचेज रेक्विजिशन, सामान स्टोर में नहीं है तो स्टोर कीपर ही तो बोलेगा ना परचेज डिपार्टमेंट की प्लीज खरीद लो। तो मैंने आपको याद है बताया था कि इसके लिए परचेज रेक्विजिशन नोट बनाया जाता है, एंड दैट इट इज सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट एज वेल एज टू द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन डुप्लीकेट, जिससे कि उसके पास रिकॉर्ड रहे कि हाँ ये सामान मंगवाया गया है, ठीक है। कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना, परचेज डिपार्टमेंट बोले मैंने तो नहीं मंगवाया, स्टोर डिपार्टमेंट ने बोला है कि नहीं मैंने मंगवाया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने मंगवाया नहीं है। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी एक नोट भेजा जाता है। नाउ प्रैक्टिस में डिफर कंपनी टू कंपनी, एरिया टू एरिया, ये अलग हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस, कितना साइज ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट आई एम टीचिंग यू। फिर इसके बाद मटेरियल डिपार्टमेंट्स को देना, ये भी तो स्टोर कीपर का ही काम होता है। इसके लिए क्या आता है, इसके लिए मटेरियल रेक्विजिशन नोट आता है स्टोर के पास, और फिर उसकी उस रेक्विजिशन रिक्वेस्ट के बेसिस पर सामान भेजा जाता है किसको, बट जो डिपार्टमेंट होता है उसको। इस इशू के बारे में हम आगे बात ही करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर सामान आपके पास कितना बचा है उसकी वेरिफिकेशन करना, उसको रिकंसाइल करना, क्योंकि हो सकता है कुछ सामान ट्रांजिट में ही है, अभी पूरा प्रॉपर पहुंचा नहीं है और आपका 31 तारीख आ गई, 31 तारीख आ गई तो स्टॉक ऑडिटर्स आगे बैठ गए,
आप उन्हें बता तो पाओगे ना कि जो सामान हमारा अनअवेलेबल है, जो आपके रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है। अभी मैं आपको प्रॉपर इन्वेंट्री के सिस्टम्स भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें बुक्स में तो दिखा देगा परचेज होते ही, लेकिन वो फिजिकली आपके पास है या नहीं है, ये रिकंसिलिएशन से ही पता चलता है। ठीक है। और प्रॉपर स्टॉक लेवल्स मेंटेन रखना, किस टाइम पे आपको ऑर्डर पास करना है। रिमेंबर हमने मैक्सिमम मिनिमम लेवल ये सब पढ़े थे, ये स्टोर कीपर का ही काम होता है। इसके लिए बिन कार्ड्स या स्टोर कंट्रोल कार्ड्स ये सब बनाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसके बाद जनरल कंट्रोल ओवर द स्टोर, ये देखना कि हमारे पास जो क्वांटिटी रिसीव हुई है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसकी क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है, उसको प्रॉपर प्लेस पर रखना। ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में रखना। अगर कोई चीज आपका कोल्ड स्टोरेज में जानी है तो वो वहां पे पहुंची भी है, ज्यादा समय के लिए बाहर तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, तो वो प्रॉपर स्टोर्ड है या नहीं है, मेल्ट तो नहीं हो गई, ये सब हमें देखना होता है। दवाइयां वगैरह इन सब के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये जनरल कंट्रोल हो गया। खैर, ये सब प्रोसीजरल पार्ट था, हमने समझ लिया। अब क्या रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, तो 3 रिकॉर्ड्स आपके सिलेबस में है। वैसे तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकता है, आज के टाइम में ईआरपी सिस्टम है उसके हिसाब से भी डिफर हो सकता है, बट ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो प्राइमरीली आपके सिलेबस में डिस्कस्ड है। फर्स्ट वन इज बिन कार्ड। ये बिन कार्ड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप किराना की दुकान पे गए होंगे तो वो लोग एक कार्ड रख देते हैं, ठीक है, इन द स्टॉक इटसेल्फ, उसके ऊपर लिख देंगे ये वाली दाल है और इतने किलो है। ठीक है, ऐसे ही वेयर हाउस कीपर या स्टोर कीपर क्या करता है, वो सामान के ऊपर ही एक कार्ड लगा देता है। इसको हम बिन टैग भी बोल सकते हैं, टैग्स वगैरह लगाए दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है, कितना सामान आया, कितना पिछली बार का बचा हुआ यानी ओपनिंग स्टॉक कितना है और कितना हमने इशू कर दिया। यहाँ पे रुपीज में कुछ नहीं लिखा जाता, ये बहुत जरूरी है। और ये काम कौन करता है, स्टोर कीपर इन द स्टोर इटसेल्फ ऑन द प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, मटेरियल इटसेल्फ, इसको लिखा जाता है कि कौन सा मटेरियल है, क्या उसका कोड है। ये देखो बिन नंबर कौन सा है, यानी कौन से आपके फ्लोर पे रखा गया है, कौन से बिन के अंदर रखा गया है, कौन सा मटेरियल का कोड है। कोड मैं भी समझाऊंगा, कोडिफिकेशन आपको 2 मिनट में। एंड इसका मैक्सिमम लेवल कितना है और अभी कितना लेवल है, ये सब हम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इट इज स्ट्रिक्टली अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, यानी नो मनी वैल्यू इज रिकॉर्डेड बाय द स्टोर कीपर। ये फिजिकली स्टोर के अंदर ही लगाया जाता है। इनफैक्ट ये बिन या रैक पे चिपका दिया जाता है और उसको वो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली द फिजिकल मूवमेंट, यानी कितना आया, कितना गया और एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। ठीक है, मान लो आपके पास ओपनिंग था 10 किलो, उसके बाद आपके 50 किलो और आया, उसमें से आपने 40 किलो भेज दिया, तो अंत में आपके पास जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 20 किलो बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका स्टोर कंट्रोल कार्ड्स होते हैं, ये भी क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये आपका स्टोर कीपर ना करके कौन रिकॉर्ड करता है, ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद इसको रिकॉर्ड करता है। ना प्रोडक्शन मैनेजर आपको पता है ना कौन है, जो सामान बना रहा है, जिसने स्टोर से सामान मंगवाया है। तो एक तो स्टोर के पास बिन कार्ड्स हैं और एक इनके पास क्या है, स्टोर कंट्रोल कार्ड्स हैं, यानी स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स। स्टोर कंट्रोल कार्ड बोल रहा हूं गलती से मैंने, स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स। ये बेसिकली क्या है, एक चेकिंग सिस्टम है कि वो व्यक्ति जो रिकॉर्ड कर रहा है बिन कार्ड में, स्टोर कीपर, उतना हमारे पास हमारे हिसाब से भी है या नहीं है। देखो, दिस इज आउटसाइड द फिजिकल स्टोर, इन्वेंट्री कंट्रोल या प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको रिकॉर्ड करता है। ये प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है। इट एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट चेक अगेंस्ट द स्टोर्स बिन कार्ड। वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि प्रॉपर एक रिकंसिलिएशन हो सके और वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू एक्टिवली मॉनिटर द स्टॉक लेवल्स, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा पता होता है कि लेवल्स कितने मेंटेन होने चाहिए कंपेयर टू आपका स्टोर कीपर लेवल। क्योंकि स्टोर कीपर लेवल पे जो आपका स्टॉक्स हैं उसको ये तो नहीं पता ना कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो तो रिक्वेस्ट के बेसिस पे काम कर रहा है, तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट चेक का काम करता है, राइट। टू ट्रिगर द परचेजिंग डिसीजन बिफोर द स्टॉक रन्स आउट, इससे पहले स्टॉक खत्म हो जाए दे कैन टेल कि आप इसको या तो परचेज एक्विजिशन भेज के परचेज डिपार्टमेंट से सामान मंगवा लीजिए, तो ये लोग दे कैन प्लान बेटर। दैट इज वाई स्टोर कंट्रोल कार्ड्स पैरेलली बनाए जाते हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या है, बिन कार्ड्स होते हैं स्टोर के अंदर और ये जो होते हैं ये बनाए जाते हैं इन योर प्लानिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इटसेल्फ। देखो, मटेरियल का नाम क्या है, उसका रीऑर्डर लेवल क्या है, कब हमें रीऑर्डर करना चाहिए, डेंजर लेवल उसका क्या है। अब आपने ये सब पढ़ रखे हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं, विच इज वाई आई केप्ट दिस टॉपिक आफ्टर डिस्कसिंग ये आपका मैक्सिमम लेवल, स्टॉक लेवल वगैरह। कोड क्या है, कोड के बारे में बताऊंगा, कोडिफिकेशन क्या होती है।
रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, लीड टाइम कितने समय में आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम लीड टाइम आपको पता है, एवरेज लीड टाइम, ठीक है। इसके बाद आता है स्टोर लेजर्स, ये हमें पढ़ने ही है आगे इशू के वक्त जो होते हैं आपके स्टोर लेजर्स वगैरह बनाने सीखेंगे हम। इसमें क्या होता है कि आपका जो सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है क्वांटिटी में भी एंड रुपी वैल्यू में भी। अभी मैं आपको लीफो फीफो पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये स्टोर लेजर्स हम बनाने सीखेंगे। दिस इज बेसिकली कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ जितना भी आपका मटेरियल है, तो ये भी बनाए जाते हैं, बट ये बनाया जाता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ नंबर्स भी लिखे जाते हैं, नहीं परचेज वैल्यू भी लिखी जाती है। क्या ऊपर वाले दोनों में थे? नहीं। आज के टाइम में क्या है, प्रैक्टिकली यूज होते हैं। आज के टाइम में ईआरपी सिस्टम है, एंटरप्राइज ये आपका जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं वो प्लान करती हैं अपने, तो उसके लिए वो अलग अलग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं एंड उसमें कोडिफिकेशन का यूज ज्यादा होता है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। हर मटेरियल को एक कोड दिया जाता है जिसकी वजह से क्लासीफाई अच्छे से कर सके। लाइक अगर कलर में भी डिफरेंस है तो दे कैन गेट डिफरेंट कोड्स। अब इसके थ्रू आप क्या करते हो, आप एक क्यूआर स्कैनिंग आ गई है आज के टाइम में, तो बहुत एडवांस चीजें हो गई हैं। तो ये फिजिकल बिन भी हो सकता है, आपका जो ये बिन सिस्टम है ना, ये बिन सिस्टम है, इसके ऊपर जो कार्ड लगाए जाते हैं वो आपके डिजिटल हो सकते हैं, जिससे कि सब चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो सकती है। तो बहुत ही एडवांस सिस्टम आज के टाइम में हो गया, बट हमारे सिलेबस में जितना मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ व्हाट वाज दिस क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन यू वर टॉकिंग अबाउट? क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन्वेंटरी कंट्रोल में, एबीसी वगैरह, ठीक है। बट सामान को और अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि जैसे कि आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल कितना है, क्या आपके कंज्यूमेबल्स हैं उसको अलग रखा जाता है, टूल्स वगैरह क्या है आपके, जैसे कि आपके छोटे छोटे पेच हो गए, यू अंडरस्टैंड पेच ना, आपके जो नेल्स वगैरह हो गए, कीले वगैरह हो गई, या फिर आपके जैसे हैमर हो गया, ये सब टूल्स अलग रखे जाते हैं। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क इन प्रोग्रेस, कौन सा ऐसा मटेरियल जिसपे काम चल रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है 3 दिन में पूरा हो, तो वो उन 2 दिन के लिए क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। जो सामान बन के तैयार हो गया वो फिनिश गुड्स है। ये भी तो आपका क्या है, स्टॉक है। अब ये स्टॉक फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। तो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, बट हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि अगर कोई प्रोडक्ट फाइनली तैयार हो चुका है तो वो भी तो स्टोर में ही रखा जाएगा, राइट। कोडिफिकेशन क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजर है जहां पे हम लॉजिकल न्यूमेरिकल कोड्स देते हैं टू रिप्लेस लॉन्ग कंफ्यूजिंग डिस्क्रिप्शन। क्योंकि डिस्क्रिप्शन से क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, कलर का डिफरेंस आ गया, साइज का डिफरेंस आ गया, तो उसकी जगह वी गिव द कोड। जैसे आपने देखा होगा पेंट के अंदर प्रॉपर कोड्स आते हैं, तो आपने अगर वो कोड बता दिया जाके तो आपको वही कलर बना के वो देगा कंप्यूटर से। तो बहुत ही प्रिसाइज ये सिस्टम होता है। दिस इज डन टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी, मेक्स डिजिटल ईआरपी डेटा एंट्री पॉसिबल। इससे ना आपका प्रॉपर आपको टाइप वगैरह करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट सिंपली पुट द कोड एंड एवरीथिंग विल बी लोडेड इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो बहुत फास्ट हो जाता है। सीक्रेसी मेंटेन होती है बिकॉज दे डोंट एग्जैक्टली नो द फॉर्मूला कि क्या चीज उसके अंदर यूज हो रही है। दे नो द कोड बट एग्जैक्टली क्या क्या चीजें जा रही हैं उसके साथ दे डोंट नो। तो लोअर लेवल पे सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि लोअर लेवल पे लोग क्या है छोड़ के जा सकते हैं, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर के साथ शेयर कर दे। आई रिमेंबर वन टाइम व्हेन आई वेंट टू दिस मैकडॉनल्ड्स, तो वो हमें एक व्यक्ति आके बोलता है कि सर वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम बिजनेस। तो मेरा एक दोस्त था, ही वाज स्टार्टिंग समथिंग इन फूड सेक्टर, तो वहां पे आके उनका व्यक्ति बोलता है सर मैं आपको सप्लायर वगैरह के बारे में सारे बता दूंगा। तो ही न्यू अबाउट एवरीथिंग। वो अलग बात है कि वो मैकडॉनल्ड से कंपटीशन करना इज लाइक डिफरेंट लेवल, बट एक सीक्रेसी तो यहाँ पे ब्रीच हो रही है ना, क्योंकि उन लोगों को पता सामान कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीजें यूज हो रही है। तो इन सबको हाइड करने के लिए कोडिफिकेशन का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्क्रूज वगैरह आप सिंपल ये कोड लिख सकते हो, जिसकी वजह से जो बातें हैं वो हाइड हो जाती हैं, राइट। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट ये इन्वेंटरी सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो मैं इशू समझाने वाला हूं तो उसमें मैं ये समझाऊंगा आपको। क्या है ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। ये क्या है? परपेचुअल मींस जो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ठीक है, जो है हर वक्त। इसमें क्या होता है, बुक कीपिंग की जाती है। जब भी आपके पास कोई सामान आता है तो उसका एक बिल बन के आएगा, उसका कोई नोट बन के आएगा, सामान वापस जाएगा, रिटर्न नोट जाएगा। ऐसे हमने कुछ नोट्स वगैरह पढ़े हैं, वाउचर्स वगैरह पढ़े हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं। इसके बेसिस पे और ऊपर कोडिफिकेशन भी पढ़ लिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है और आपको एक नोशनल इन्वेंट्री वैल्यू पता चल सकती है।
इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम लेजर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्ड्स जिसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एज वेल। तो क्वांटिटी और वैल्यू हम लेजर्स में पढ़ते हैं। तो आपका ऐसा सिस्टम जो आपको जैसे ही आपने सामान खरीदा, जैसे ही सामान आपने इशू किया, आपको उस पॉइंट पे इन्वेंट्री पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 10 किलो का, मैंने परचेज कितने का करा है, अभी हमने कुछ परचेज नहीं करा, इशू से सामान जाता है, परचेज से सामान आता है, और क्लोजिंग। अब क्लोजिंग वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने पहले दिन तो कुछ नहीं करा, तो माई बुक्स विल टेल कि आज 10 किलो सामान पड़ा है, आज महीना शुरू हुआ है। अब अगले दिन भी 10 किलो है, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग, लेकिन इस बार आपने 50 किलो खरीद लिया, तो आपके पास 60 किलो सामान पड़ा है, बिकॉज 10 पहले था, 50 और आ गया। अब ओपनिंग 60 kgs है। नाउ दिस इज ऑल्सो डन इन वैल्यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, बट ये वैल्यू में भी आता है, बट क्वांटिटी से समझा रहा हूं, वैल्यू से हम बाद में देख लेंगे। अब इस बार कुछ परचेज नहीं हुई, बट यहां से 20 किलो चला गया, तो 40 किलो का सामान हमारे पास पड़ा है। इसकी कीमत भी पता चल जाएगी सिस्टम से। लेकिन ये जो आप जैसे ही सामान खरीद रहे हो, जैसे ही सामान आप बेच रहे हो, इसके थ्रू आपका क्या हो गया, बुक्स के थ्रू आपको पता चल गया कि वैल्यू कितनी है। एंड दिस सिस्टम इज नोन एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इन दिस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेस आफ्टर एवरी सिंगल रिसीट एंड इशू, जैसे ही सामान आएगा, जैसे ही सामान जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट उसके बेसिस पे बनेगा, उसके बेसिस पे आपकी बुक्स अपडेट हो जाएंगी। इट इज मेंटेन्ड स्ट्रिक्टली इन द कॉस्ट ऑफिस वाया स्टोर लेजर्स। आई टोल्ड यू स्टोर लेजर्स वगैरह के थ्रू बनता है, और क्वांटिटी के लिए आप स्टोर कंट्रोल कार्ड या बिन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इट अलाउज मैनेजमेंट टू नो द एग्जैक्ट थ्योरेटिकल स्टॉक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम। अब देखो, मैं आपसे पूछूं कि 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, और ये 5 तारीख है, तो 5 तारीख को स्टॉक कितना है, तो आप बोलोगे 40 किलो। मैं बोलूंगा नहीं, 1 तारीख को कितना स्टॉक है, 10 किलो। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपना सिस्टम खोल के देखेंगे, यू विल नो कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये इस सिस्टम का फायदा होता है। बट क्योंकि यहां पे सब चीजें बुक्स में चल रही हैं, इसको बुक कीपिंग सिस्टम भी बोलते हैं इन्वेंट्री का। फिजिकली चीजें अलग हो सकती हैं। आप तो परचेज दिखा रहे हो, बट उसमें से कुछ डिफेक्टिव्स भी हैं, वो कैसे पता चलेगी जब तक आप उसको फिजिकली चेक नहीं करोगे। इसीलिए एक कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग सिस्टम आया है, मैं टॉकिंग बोल रहा हूं इसको बार बार, टेकिंग सिस्टम आया है। इसमें क्या होता है, फिजिकली वेरीफाई किया जाता है स्टॉक को टाइम टू टाइम। जब आप ऑडिट वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो दे टेल यू कि जो आपके फिजिकल आइटम्स होते हैं ना, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कैश, अब जब तक उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है, बुक्स में कुछ भी दिखा रहा है, लेकिन आपके पास फिजिकली उतना होना भी तो चाहिए। डिजिटल का तो अलग बात है, बैंक में कितना पड़ा है, बट फिजिकल कैश का अगर आप रिकंसिलेशन नहीं करोगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर बाद में आप उसको चेक करो और वो कम मिले। तो टाइम टू टाइम चेक करने से क्या होगा, आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे, सही टाइम पे एक्शन ले पाएंगे। इन्वेंट्री के साथ भी यही है, इसकी इन्वेंट्री टेकिंग की जाती है, स्टॉक टेकिंग की जाती है, ऑडिट की जाती है, स्टॉक ऑडिट की जाती है। हर महीने के अंत में यूजुअली कंपनीज कराती हैं, सो दैट दे नो कि इस महीने के अंदर जो हमारा स्टॉक बुक में दिखा रहा है, यानी इन परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से दिखा रहा है, उतना है भी। तो कैन वी से कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग जो है, वो बेसिकली एक चेक की तरह काम करता है ऑन परपेचुअल सिस्टम, कि वो सही से अप्रोप्रिएटली वर्क कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। तो जो थोड़े बहुत सामान खराब हुए हैं, उसको हम प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपके कुछ नोट्स वगैरह बनते हैं, और अगर कोई सामान बुक्स में जितना दिख रहा है उससे कम आपको फिजिकली मिलता है, तो यू कैन एडजस्ट योर स्टॉक बेस्ड ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये देखो, अ डेडिकेटेड ऑडिट टीम फिजिकली काउंट करती है आइटम्स को एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे इंटरनल ऑडिट टीम करती है, और एक्सटर्नल ऑडिटर आप बुला सकते हो बाहर से मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन आपका साइज क्या और क्या आप उनकी कॉस्ट बेयर कर सकते हो। कभी कभी आपको लोन लेना होता है, जब आप वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो बताएंगे कि आपको इन्वेंट्री बेसिकली सीसी लिमिट पास होती है, और आप बेसिकली बैंक को बोलते हो, बैंक आपको लोन बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन पास करता है। तो उसके लिए आप अपनी इन्वेंट्री को क्या करते हो, चार्ज क्रिएट करते हो उस पर। तो उसको वेरीफाई करने के लिए बाहर से सीए वगैरह आते हैं, सीएमए वगैरह आते हैं, वो वेरीफाई करते हैं उसको। तो स्टॉक टेकिंग एक बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है, जिससे कि आप अर्न भी कर सकते हो अपने करियर में। तो आपने अगर ऑफिस वगैरह में जाओगे, तो यू विल फाइंड कि ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ ऑडिट होती है। तो एक्सटर्नली भी होती है, और इंटरनली इंटरनल ऑडिट टीम का तो पार्ट आप हो ही सकते हो। इफ यू वर्क एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और आप एक सीए सीएमए हो, तो आप उसका पार्ट हो सकते हो। बट ज्यादातर ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज करते हैं, बिकॉज हायर लेवल एम्प्लॉयज, जैसे आप पढ़ रहे हो इतना अच्छा कोर्स, तो आप एक प्रॉपर टीम में रहकर डिसीजन मेकिंग का काम ज्यादा करोगे, ये फिजिकल काम आप कम ही करोगे। अब जब तक ट्रेनिंग कर रहे हो, वो अलग बात है कि आपको आपका
जो बॉस है वो भेज सकता है कि चलो ऑडिट का काम आया है, स्टॉक ऑडिट का, जाओ जाके करके आओ। बट जब आप प्रॉपर बॉस बन जाओगे खुद, तो ये काम आप कम ही करोगे, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ प्रोडक्शन डेज, आइडेंटिफाइज डिस्क्रिपेंसीज, thefts immediately and act as a moral check on the storekeeper and perpetual inventory system कि एक्यूरेटली लगा है नहीं लगा है, तो ये उसके ऊपर चेक का काम कर रहा है। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझ में आ रही है, थ्योरेटिकल भले ही है बट समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद क्या, इसके बाद मेरे पास 2 टॉपिक डिस्कस करने के लिए हैं, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आई कैन टीच यू इशू वाला टॉपिक एज वेल एंड जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट एज वेल। तो जस्ट इन टाइम बेसिकली क्या है कि जब सामान आपको चाहिए तो या तो आप प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन रखो, ये सब जो सिस्टम है, या फिर आप फिजिकली क्या कर सकते हो, सामान लेट योर सप्लायर कीप इट एंड जब आपको जरूरत है आप इमीडिएटली मंगवा लो। तो मेरे पास मैं कहां पे डिलेमा में हूं इस वक्त कि मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करूं, क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड है। तो आई फील जीआईटी स्मॉलर कॉन्सेप्ट और ज्यादा ही टेस्ट नहीं होता है, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली ज्यादा होता है। इवन दो मैं प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसके, और भी हैं लेकिन वो हम पास्ट ईयर जब करेंगे, जब ये चैप्टर खत्म होता है इमीडिएटली विल डू पास्ट ईयर्स, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसके, क्योंकि पास्ट ईयर साथ साथ चल रहा है, तो तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो जीआईटी के मैं क्वेश्चंस कराना चाहता हूं आपको, तो आई टेक इट, क्योंकि वो छोटा कॉन्सेप्ट है। और फिर इशू को बात करेंगे जो इन सब चीजों से कनेक्ट होता है। तो इसी लेक्चर में आई डिस्कस द प्रोसीजरल पार्ट एंड द मेथड्स ऑफ इशू एज वेल, एंड उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी और फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जीआईटी फर्स्ट। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका जस्ट इन टाइम, नाम से समझ में आ रहा होगा, जब आपको एकदम प्रॉपर टाइम पे सामान आया है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हर जगह नहीं लग सकता, पहली बात तो सिस्टम, यू हैव टू हैव वेरी इफिशिएंट वैल्यू चेन सिस्टम। अभी वैल्यू चेन सिस्टम वगैरह क्या है, बेसिकली आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर, आप खुद, आपके बीच में जितने भी प्रोडक्शन लाइंस हैं, सारे प्रोसेसेस दे आर कनेक्टेड थ्रू अ बैकबोन, एक सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत सीमलेस है। आपको सामान चाहिए, यू कैन सिंपली पास दी ऑर्डर थ्रू योर कंप्यूटर एंड सप्लायर को इमीडिएटली शो जाता है, एंड सप्लायर इज ऑल्सो वेरी इफिशिएंट। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये सिस्टम लग सकता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको अगर सामान की जरूरत है तो आप उसको इमीडिएटली मंगवा लो, रादर देन कीपिंग इट विद यू, क्योंकि उसमें डर क्या होता है, बेसिकली कैरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट में आई टोल्ड यू कि ऑब्सोलेंस वगैरह भी आती है, सामान पुराना हो सकता है, खराब हो सकता है, इसका भी तो रिस्क होता है ना, और मनी लॉक रहता है उसमें, तो आपको ये सब चीजें भी पता है। तो जीआईटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट तो लगेगी, बिकॉज एवरी टाइम यू वांट अ प्रोडक्ट यू विल ऑर्डर इट, बट कैरिंग कॉस्ट इसमें बहुत बच जाती है। तो इसके जो क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है ना, वो ईओक्यू के साथ हो सकते हैं। तो ऐसे कोई डरने वाला सिस्टम नहीं है ये। ईओक्यू में हमने प्रॉपर पढ़ा है कि हम स्टॉक लेवल्स वगैरह को मेंटेन रखते हैं। व्हाट इफ वी डोंट हैव टू, व्हाट इफ वी जस्ट सिंपली रिलाई ऑन आवर सप्लायर सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है आपके सप्लायर को आपके साथ, आपके प्रोसेसेस के साथ, एंड ही नोज व्हाट यू डूइंग, नॉट एग्जैक्टली एवरीथिंग, क्योंकि फिर तो वो आपके सारे सीक्रेट्स ले जाएगा, बट उसको आपको क्या क्वालिटी की जरूरत है, कब आपको जरूरत पड़ती है। तो दिस इज हेविली डिपेंडेंट ऑन योर सप्लायर्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, उनको सिंपली अपना, आपका ऑर्डर साइज छोटा हो जाता है। पहली बात तो आपको एकदम बल्क में नहीं परचेज करना, छोटे छोटे आप ऑर्डर्स परचेज करते रहोगे, और क्योंकि आप बहुत बार उनसे डील कर रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यूजुअली कम लगती है कंपेयर टू आपका जब आप ईओक्यू सिस्टम पे होते हो। और दूसरा कैरिंग कॉस्ट इसमें बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू फिजिकली मेंटेन द स्टॉक। जैसे ही आपकी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होती है, आप उससे कुछ समय पहले उनको बता देते हो, इमरजेंसी टाइप का ऑर्डर हो जाता है ये, ऐसा मान लो, तो वो इमीडिएटली आपको प्रोडक्शन लाइन पे डिलीवर करता है। मीनिंग यू डोंट हैव टू स्टोर इट फॉर इवन 1 डे और 2 डे, आपको सीधा प्रोडक्शन लाइन पे ही वो डिलीवर होता है। आप बहुत जगह जब आप फिजिकल स्टॉक ऑडिट वगैरह पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि सीधा प्रोडक्शन लाइन पे ही सामान उतर रहा है कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू। तो ये सिस्टम ज्यादा इफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट, उसको कम करने का एक तरीका है। पढ़ लेते हैं। जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिलॉसफी है aimed at eliminating the waste by producing और purchasing goods exactly when they are needed। जब जरूरत है तभी उस सामान को मंगवाओ, ना पहले ना बाद में। तो क्या आप हमेशा इस पर डिपेंड रह सकते हो कि गेस्ट आएगा और हम एकदम से भाग के सामान ले पाएंगे? आपको पता है कि आपकी जो गली में दुकानें हैं, आई एम टेकिंग वेरी लो लेवल का एग्जांपल, हम गली वाले लोग हैं तो हम ऐसे ही समझाएंगे। तो गली में आपकी कोई शॉप है बट वो आधे टाइम बंद रहती है। डू यू थिंक यू कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन कि गेस्ट आएगा और तभी हम सामान भाग के ले आएंगे? ऐसे एरिया में आप जस्ट इन टाइम लगा ही नहीं पाओगे। आई टोल्ड यू इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन योर वैल्यू चेन सिस्टम। आपके जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो बहुत इफिशिएंट होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस सिस्टम। लेकिन जापान
सब कुछ बहुत इफिशिएंट है तो वो ऐसे सिस्टम लगा पाते हैं। इंडिया में हर जगह नहीं लग पाता, इवन दो इट इज अप्लाइड इन मेनी एरियाज एज वेल। बहुत सारी कंपनीज लगाती हैं इसको, बट हर जगह हम लगा सकते हैं ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसके लिए कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, तो आपकी ट्रांजेक्शन्स उतनी होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या होता था, गुड्स परचेज किए जाते थे एक फोरकास्टेड डिमांड के बेसिस पे। आप पहले डिमांड को फोरकास्ट कर लेते थे, साल की शुरुआत में इतना आएगा और उसके हिसाब से सामान परचेज करके रख सकते थे अंटिल द कस्टमर बाइज देम। तो आपके पास फिनिश गुड्स का भी क्या होगा, स्टॉक पड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या है, पुल सिस्टम है बेसिकली। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ट्रिगर होती है जब कस्टमर एक्चुअली ऑर्डर करता है, तभी आप सामान मंगवाते हो। Materials are purchased only when production is ready to begin, because by the time you finish the production you will be ready to deliver it to the customer as well. आप कस्टमर को एकदम सामान दे दोगे, तो यहाँ पे जो स्टोर कीपर है उसके पास बहुत कम सामान होगा स्टोर करने के लिए, ठीक है। जीरो इन्वेंट्री का इसका एक फिलॉसफी रहती है कि हम इन्वेंट्री कम से कम रखेंगे, जिसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट, हमारी वेयर हाउस स्पेस वगैरह, ऑब्सोलेंस, पुराना होने का रिस्क, ये सब कम हो जाएगा। हमने कैरिंग कॉस्ट में ये सब डिस्कस किया था। लीड टाइम कम हो जाता है बिकॉज यूजुअली जो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं बहुत रेपिटेटिव होते हैं, तो इवन सप्लायर नोस कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए होगा तो ही विल बी रेडी, ठीक है। डिफेक्ट्स इसमें बहुत कम रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग। अब प्रोडक्शन के अंदर डिफेक्ट आए उसकी हम बात नहीं करेंगे, उसके तरीके अलग है, टीपीएम वगैरह और आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह, सिक्स सिग्मा वगैरह, ये सब आप पढ़ोगे। सीए वाले बच्चे अपना सेल पेस वगैरह और जो भी उनका आगे रहेगा एग्जाम वगैरह उसमें रहता है ये, और जो आपके सीएमए वाले बच्चे हैं वो अपने एडवांस लेवल पे इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे फाइनल में या फिर जहां भी, ठीक है। तो डिफेक्ट्स वगैरह कम होता है बिकॉज कोई आप बफर स्टॉक मेंटेन करके नहीं रख रहे हो। डिफेक्टिव मटेरियल्स विल इंस्टेंटली हॉल्ट द प्रोडक्शन लाइन, क्वालिटी मस्ट बी परफेक्ट। इसके लिए आप टीक्यूएम लगाते हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह, सब चीजों पे प्रॉपर ध्यान देते हो, एक एक एलिमेंट पे ध्यान देते हो। बिकॉज रिस्क तो है, सामान मंगवाया, अपनी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और वो एक्सपायर्ड आ गई, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट सर्व इट टू योर गेस्ट ना। अब दोबारा लेके आओगे या फिर आप लेट्स से कोई खाने का फास्ट फूड लेके आए और वो सारा मिक्स हो गया आपस में, तो ऑब्वियसली इसमें तो बड़ा रिस्क है। तो आप कोशिश करोगे आप सब चीजों को बहुत अच्छे से लेके जाओ रास्ते से, जिससे कि वो खराब ना हो। सिमिलरली ऐसा आप अपना एक कंपनी में लगा लो, ब्रेकडाउन वगैरह कम होंगे। इसके लिए आप टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस वगैरह करते हो। ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट आपका वैसे बाद में आएगा, थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें रेगुलर चेकअप्स वगैरह किए करवाए जाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली अगेन फिलॉसफी है कि आपका सामान ब्रेक होने से पहले, व्हाट इज द नेम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें एक प्रिवेंटिव अप्रोच होता है। प्रिवेंटिव अप्रोच क्या होता है इसमें, कि कुछ चीज होने से पहले उसको ठीक कर दो ना, जिससे वो प्रिवेंट हो जाए। तो आप रेगुलर इसमें मेंटेनेंस करवाते रहोगे अपने सिस्टम की, मशीनों की। ऐसा नहीं कि मशीन ब्रेक होने पर ही उसकी रिपेयर कराओ, उससे पहले उसकी रिपेयर करवाओ, सो दैट वो ब्रेक हो ही ना। तो यू आर अवॉइडिंग व्हाट, जो वेस्टेज आप उसको अवॉइड कर रहे हो। वेस्टेज में सब आ जाता है, लॉस वगैरह, आपका प्रोडक्शन रुकने की वजह से सब हो रहा है, ये सब लॉस में आता है। टाइम लॉस भी तो वेस्ट ही है, तो ये सब आप अवॉइड कर रहे हो। तो ये एक फिलॉसफी ऐसी है जो आप बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ोगे। मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया आपको। ये अगर आपको जीरो ब्रेकडाउन चाहिए, आपको जीआईटी लगाना है, तो जीआईटी ऐसा नहीं है कि आज सोचा और लग गया, इसके लिए एफर्ट्स बहुत लगते हैं। बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टोटली ट्राइंग टू अवॉइड द स्टॉक। अब ऐसे एग्जैक्टली तो जीरो नहीं होता है प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली भी से कि जीरो स्टॉक, कि जब सामान ऑर्डर आया तभी आपने अपने पीछे सप्लायर्स को बोला कि भाई ऑर्डर आ गया, अभी बना के देना है, ठीक है। प्री रिक्विजिट क्या है कि रिलायबल सप्लायर नेटवर्क होना चाहिए, लाइक आई टोल्ड यू। और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बेसिकली ऑर्डर बहुत रिपीटेटिव देने पड़ेंगे उसको, सप्लायर को। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में तो बंधना पड़ेगा ना, सो दैट यू कैन हैव, जो आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक बड़े लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है आपका, सो दैट यू कैन गेट ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट नॉट, ठीक है। मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए। दे विल बी एबल टू ऑपरेट डिफरेंट मशीन्स टू कीप द फ्लो कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे फूड सेक्टर में आप कभी उतरे तो आप अगर छोटा सा एक कार्ड भी लगाएंगे ना, तो उसमें कहा जाता है कि आप कार्ड लगाने की सोच तो सकते हैं, लेकिन आपका अगर जो नीचे काम करने वाला व्यक्ति भाग जाएगा तो आपका तो काम ही रुक जाएगा। और रुके हुए काम की एक्चुअली में वैल्यू नहीं होती। 2 दिन आपकी दुकान बंद पड़ी है, तीसरे दिन कस्टमर आप वहां पे चढ़ेगा ही नहीं, वो आपको एक अच्छी नजर से नहीं देखेगा कि अरे इसकी दुकान तो बंद ही पड़ी रहती है। इवन तो टेस्ट अच्छा है, कुछ अच्छा है, वो वापस भी आ सकता है, बट एक रेगुलर कस्टमर तब बनता है जब आप भी इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और अगर आपके नीचे काम करने वाला व्यक्ति चला गया, तो ऐसे में हम कहते हैं कि ऐसा बोला जाता है बेसिकली कि अगर आप फूड सेक्टर में उतर रहे हैं तो यू मस्ट बी एबल टू डू वर्क योरसेल्फ एज वेल।
उसमें ऐसे कोई छोटा बड़े वाला सीन वैसे कहीं होना भी नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप अगर आपका वर्कर रात को छोड़ के चला गया तो सुबह दुकान खोलने में आपको खुद काम आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो यही ऐसा यहाँ पे कि आपके पास जीआईटी सिस्टम लगा रहे हो तो आपके पास जो वर्कर्स होने चाहिए वो इतने इफिशिएंट होने चाहिए कि मशीन नंबर 2 का व्यक्ति अगर नहीं आया, वो बीमार पड़ गया है, तो दूसरा व्यक्ति इसको ऑपरेट कर सके, ठीक है। सेटअप टाइम्स इसमें कम होने चाहिए। अब सेटअप टाइम्स के ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कि मशीन सेटअप करने के लिए कुछ समय लगता है, उसकी क्लीनिंग होती है, उसके पुर्जे जोड़े जाते हैं। अब वो आधे घंटे से 3 घंटे तक जा रहा है तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया ना। वर्कर्स को तो पे होगा ही आवर्स के हिसाब से, बट प्रोडक्शन आपकी हो नहीं रही है, तो ये तो बेसिकली कॉस्ट फालतू ही लग रही है। तो सेटअप का टाइम कम से कम होना चाहिए सो दैट हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सके एंड इसमें वेस्टेजेस ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज नो वेस्टेजेस, नो ब्रेकडाउन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ईओक्यू के कंपैरिजन में ही है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे वो बोलेगा स्पेसिफिकली ऐसे ऑर्डर कर लो, तो फिर उस ऑर्डर को कंपेयर करना है ईओक्यू से। तो एक बेसिकली रॉ मटेरियल है एक्स, बेस्ड ऑन ईओक्यू प्रिंसिपल्स हम इसको लेके आते हैं, ठीक है, प्रोक्योर करते हैं, बेसिकली स्टॉक लेवल्स वगैरह इसके मेंटेन रखते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट एक प्रपोजल इवेलुएट करे जहां पे वो जीआईटी सिस्टम लगाना चाहते हैं। अभी करंटली जो है उनकी एनुअल डिमांड कितनी है, 10,000। तो क्या हम ईओक्यू निकाल सकते हैं? ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2DOC। तो वो कितना आएगा, एनुअल डिमांड यहाँ पे 10,000 है, कहता है परचेज प्राइस 100 रुपए है और आपका प्लेसिंग दी ऑर्डर 500 है, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो परचेज प्राइस का 10%, यानी 100 रुपए का 10%। आई राइट इट लाइक दिस। चलो इसको निकालते, कितना आता है ये आ गया आपका 10 lakhs। तो ये टोटल 1000 यूनिट्स। इतना ऑर्डर करोगे तो आपकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी, ये इसका अभी फिलहाल सिस्टम है। द जीआईटी प्रपोजल इज दैट सप्लायर हैज ऑफर्ड अ जीआईटी अरेंजमेंट वेयर दे विल डिलीवर एग्जैक्टली 200 यूनिट्स पर ऑर्डर, यानी साल में 50 डिलीवरीज आएगी। कैसे आएंगी, 10,000 आपकी एनुअल डिमांड है और 200, तो आप देख लो 50 ऑर्डर्स आएंगे आपके। ऑर्डर निकालना आई होप आपको आता होगा, D/Q या A/Q कुछ भी कर लो, कैसे भी आप एनुअल डिमांड को डिनोट करते हो, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। अंडर दिस अरेंजमेंट द सप्लायर विल चार्ज अ प्रीमियम ऑफ 1% ओवर द परचेज प्राइस। तो जीआईटी परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपए पे 1% प्रीमियम चार्ज करेगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, क्योंकि ऑर्डर्स छोटे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आपको इतना ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे पाएगा हर बार परचेज पे। ये जो भी कारण रहा होगा, हमें उससे क्या मतलब है। ये 101 आ गया आपका, ठीक है, पर यूनिट। आगे देखते हैं। ड्यू टू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन द ऑर्डर कॉस्ट विल ड्रॉप टू 100 पर ऑर्डर। वो आपका कितना आ गया, ₹100 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट विल ड्रॉप टू ₹5 पर एनम ड्यू टू रिड्यूस्ड वेयर हाउसिंग स्पेस। ऑब्वियसली अब आप छोटे छोटे ऑर्डर्स दे रहे हो और आपको कुछ स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपका CH कितना हो गया, ₹5, जो पहले 10 था, पर यूनिट पर एनम। पूरे साल का लेते हैं, आपको पता ही है ये चीज। तो ये बेसिकली ईओक्यू का ही क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा कुछ अलग तो है नहीं। उसने आपको एक कस्टम ऑफर दे दिया, वो आपको इवैल्यूएट करना है बस। जीआईटी का ऐसा कोई हैवी कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसमें, बट मैं करा दूंगा एक और क्वेश्चन इसका। इवैल्यूएट क्या उनको जीआईटी सिस्टम लगाना चाहिए, सपोर्ट योर आंसर दिस डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। तो ठीक है, एक कॉस्ट स्टेटमेंट बना देते हैं, यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे हम। इसमें आपको करंट पॉलिसी के अंदर क्या कॉस्ट आ रही है एंड जीआईटी के अंदर क्या आपको कॉस्ट आ रही है, वो कंपेयर करके बता देना है बस। इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे आपका परचेज प्राइस कितना है। क्यों परचेज प्राइस क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि परचेज प्राइस में फर्क है, और मैंने बताया जब भी परचेज प्राइस में फर्क आएगा आपको वो लेना है अपने डिसीजन में, ठीक है। तो यहां पे इट वाज कॉस्टिंग यू व्हाट 100, नाउ इट इज कॉस्टिंग यू 101। तो कितना है आपका 10,000 इंटू 101 और 100, 10 लाख, ठीक है।
और आपके पास यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें लगेगी आपकी, कितने ऑर्डर्स हैं साल के? यहाँ पे हैं 1,000 के हिसाब से कर रहे थे ना ईओक्यू में। और एक ऑर्डर का हम ले रहे हैं 500। समझ में आया? तो ये आ गया आपका 5,000। ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? कैरिंग कॉस्ट 10 रुपए लग रही थी, आपको पता है ईओक्यू एवरेज करेंगे एंड इनटू पर एनम कितना आ रहा था? दिस वाज 10। आई होप यू रिमेंबर एवरेज इन्वेंट्री को होल्ड करने की कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो दिस इज 500 इंटू 10, ये 5,000 ही आएगा। ऑब्वियसली ईओक्यू है तो दिस विल बी सेम फॉर बोथ। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको जो मैंने आपको समझाया। ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। अब इसके बाद आपके पास ये आता है। ठीक है, यस। ये आ जाएगी आपकी 10,000 की डिमांड है। एक बारी में कितना ऑर्डर आ रहा है? क्वेश्चन में बोला था 200। हाँ, 200 यूनिट्स आएंगे, यानी 50 डिलीवरीज हैं। और इस बार हम आपसे एक ऑर्डर का सिर्फ 100 रुपये लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री 200 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम ऑन एन एवरेज 200 ही मंगवा रहे हैं। इसका हम सिर्फ 5 रुपये लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 50 इंटू 1000 100। ये तो 5,000 ही रहेगा, बट यहाँ देखते हैं 100 इंटू 5। ठीक है, तो 10,10,000 प्लस 5500। तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? ज्यादा आ रही है, बिकॉज उसने परचेज प्राइस को ही बढ़ा दिया। और मैंने इसलिए बताया कि परचेज प्राइस के डिसीजन आपको तब लेने चाहिए जब परचेज प्राइस में फर्क आ जाए, तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। हेंस JIT शुड नॉट बी, प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था JIT का। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका ऐसे ऑर्डरिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो रही, लेकिन आप बैचेस एक बारी में जो रन कर रहे हो उसमें फर्क है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट तो ईओक्यू जैसा ही लगेगा आपको ये, बट यहाँ पे सेटअप्स हो रहे हैं। तो सेटअप की कॉस्ट को हम यहाँ कंपेयर करना चाहते हैं और देखते हैं कि JIT सिस्टम हमें कुछ फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है मेटल ब्रैकेट्स इन बैचेस। करंटली सेटअप कॉस्ट प्रोडक्शन मशीनरी की है 4,000 पर सेटअप। ऐसे मान लो पर ऑर्डर, जैसे आप ईओक्यू में ऑर्डर्स करते थे ना, तो पर ऑर्डर कॉस्ट होती थी। यहाँ पे सेटअप की कॉस्ट बता दी है कि कितनी बार आप मशीन सेटअप करोगे। तो करंट पॉलिसी में जो सेटअप कॉस्ट है वो कितनी है? वो है 4,000 पर सेटअप। अब नंबर ऑफ सेटअप्स देख लेंगे, उसके हिसाब से निकल जाएगी। कंपनी एक साल में 24,000 ब्रैकेट्स बनाती है एंड कैरिंग कॉस्ट उसकी पर ब्रैकेट कितनी है? 12 रुपए। तो CH कितनी है? 12 रुपए पर ब्रैकेट पर एनम। कहता है करंट बैच साइज कितना है? 4,000। यानी अभी करंटली आप 4,000 का बैच बनाते हैं, तो कितने नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ सेटअप्स टोटल डिमांड अपॉन क्यू की जगह आप बैच साइज ले लीजिए। तो आपकी 24,000 ब्रैकेट्स की आपकी साल की डिमांड है, वेरएज आप एक बार में 4,000 का बैच बनाते हो। तो यानी आपके नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हो जाएंगे? कितने बैच आपको चलाने पड़ेंगे? तो ये हो जाएंगे 6 सेटअप्स। तो सेटअप कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? चलो ये अभी निकाल लेंगे। फिर कहता है मैनेजर अब जो है JIT सिस्टम लगाता है जिसके से बैच साइज जो है वो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बैच साइज ऊपर लिख लेते हैं।
करंटली जो बैच साइज था दैट वाज 4000 ब्रैकेट्स का। डोंट कंफ्यूज, ये कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट भी 4000 है और एक बैच, एक बारी में जो आप सेटअप करते हो बैच, वो 4000 ब्रैकेट्स बनाते हो उसमें, तो 4000 ब्रैकेट्स एक साथ बनते हैं। टोटल 6 बैच में आपका काम हो जाएगा, 6 बार आपको मशीन सेटअप करनी पड़ेगी और उसके एक बार के कितने लगते हैं, 4000। ठीक है। अब JIT सिस्टम के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप अपना बैच साइज जो है वो छोटा कर दो। ठीक है, ये करंट है, मैं लिख देता हूं इसमें जिससे कि डेटा क्लियर रहे। करंट पॉलिसी, नेक्स्ट वन इज JIT। अब बैच साइज वो कह रहे हैं कि 400 ब्रैकेट्स का कर दो, यानी एक बैच में आप 400 ब्रैकेट्स ही बनाओ। सेटअप कॉस्ट कितनी आ गई, कहता है न्यू सेटअप कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, वी डोंट नो दिस, कितनी होनी चाहिए सो दैट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। अब टोटल दोनों की कॉस्ट निकाल लेंगे, उसकी वजह से मिसिंग फिगर निकाल लेंगे हम। ये कहता है, और कैरिंग कॉस्ट कुछ बोलता है क्या, तो वी डोंट नो अबाउट दिस, तो कैरिंग कॉस्ट को हम 12 रुपए सेम ही मानेंगे। अब 400 ब्रैकेट की वजह से आपका जो साल में सेटअप लगेंगे वो कितने लगेंगे, 24,000 डिवाइड बाय आपका कितने ब्रैकेट्स थे, 400 ब्रैकेट्स थे, तो दैट विल बी 60। कितने सेटअप्स लगेंगे आपके, 60 सेटअप्स लगेंगे। टोटल कॉस्ट टू रिमेन सेम। अब यहां पे आपको x फाइंड करना है, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी है, अब हमें यहाँ पे परचेज प्राइस का तो कोई यूज ही नहीं है, हमें सिंपली इन दोनों को ही कंपेयर करना है। तो करंट पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, दैट विल बी सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट कितना है आपका, सेटअप कॉस्ट इज, कितने सेटअप्स हैं हमारे पास, 6 सेटअप्स हैं और एक सेटअप का हम 4000 रुपये लेते हैं, लगता है मतलब। ओके, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, एवरेज हम कितना कैरी कर रहे हैं एक बैच में, एक बैच में हम 4000 ब्रैकेट्स कैरी कर रहे हैं, याद है ना, EOQ डिवाइड बाय 2, तो EOQ की जगह उन्होंने बैच साइज बता दिया, इस बार कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे लेकिन वो कितना बैच बना रहे हो एक बारी में वो, और इसके बेसिस पे हमारा 12 रुपये लगता है। ये निकाल लेते हैं कितना आएगा, दिस विल बी 24,000 प्लस 24,000, दिस विल बी ₹48,000। JIT के अंदर आपका सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी, वी डोंट नो, कितने सेटअप्स हैं, 60 सेटअप्स हैं और सेटअप कॉस्ट हमने क्या मान ली, x। वेयरएज कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑन एन एवरेज आप सिर्फ 400 ब्रैकेट्स ही तो कैरी कर रहे हो एक बैच में, तो 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 12। ठीक है, अब यहां पे कॉस्ट सेम रहनी चाहिए। नाउ कॉस्ट टू बी सेम, हम क्या रख सकते हैं, 48,000 शुड बी इक्वल टू 60x प्लस 200 इंटू 12, 2400। तो आपका सेटअप कॉस्ट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट विल बी ₹760 पर सेटअप। यहाँ पे ऑर्डर नहीं है तो पर सेटअप आपको 760 ही रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कॉस्ट सेम नहीं रहेगी। तो आई होप ये आपका समझ में आएगा कॉन्सेप्ट है, JIT का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कुछ भी बोल सकता है वो आपको। एक और क्वेश्चन है ये वाला, और एक ये वाला एप्पल कॉर्पोरेशन वाला, ये मैं आपको कराऊंगा बाद में, जब पास्ट ईयर करेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज गुड फॉर यू नाउ। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मटेरियल इशू का कॉन्सेप्ट, यानी सामान जब आप डिपार्टमेंट्स को भेजते हो तो आपको पूरा प्रोसीजर बता रखा है मैंने, वो आपको एक रिक्वेजिशन भेजेंगे, आप कौन, स्टोर वाले, तो स्टोर वाले को एक रिक्वेजिशन यानी रिक्वेस्ट आएगी, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट आएगा, अगर आपके पास वो सामान है तो आप उनको मटेरियल इशू कर दोगे,
लेकिन अगर मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप परचेज डिपार्टमेंट के पास एक रिक्विजिशन भेजोगे एज अ स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, आप भेजोगे उनके पास एक परचेज रिक्विजिशन और फिर वो आपको सामान दे देंगे। और इस सब का प्रोसीजर मैंने आपको बहुत शुरुआत में समझाया था जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। नाउ ये जो इशू के वक्त का जो प्रोसीजर है कि उसने मुझे मटेरियल रिक्विजिशन भेजा एज अ स्टोर कीपर, तो क्या मैं इसे उठा के सामान ऐसे ही दे दूं? नहीं। क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, देखो जो भी डिपार्टमेंट होगा जिसको मटेरियल की जरूरत है, वो क्या करेगा, वो एक रिक्विजिशन नोट स्टोर के पास भेजेगा। ऐसे नहीं, खुद नहीं जाएगा, या तो वो डिजिटली भेजेगा या छोटे बिजनेस से समझ लेते हैं क्योंकि फ्लो समझ में आ जाता है, वो एक वर्कर को भेजेगा, लो ये सामान लेके आओ स्टोर के यहां से। अब स्टोर कीपर ऐसे उठा के उसको थोड़े ना दे देगा, वो साइन वेरीफाई करेगा कि जिस डिपार्टमेंट ने मंगवाए हैं उसके पास वो अथॉरिटी भी है सामान मंगवाने की, ठीक है। और ये वर्कर प्रॉपर ऑथराइज डॉक्यूमेंट लेके आया भी है नहीं आया है, क्या उनके पास जो हमारे से सामान मंगवाने की कैपेसिटी है बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से, रिमेंबर बिल ऑफ मटेरियल जो हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताता है कि भाई आपको कितना कितना सामान लगेगा। अब आपके बिल ऑफ मटेरियल में लिखा है कि आपको सिर्फ 50 पीस की ही जरूरत है, तो आप ये 100 पीस क्यों मंगवा रहे हो हमसे? डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन ऑफ इट? आर यू प्लानिंग इन एडवांस टू प्रोड्यूस समथिंग? वो आप सब हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ दोगे। तो ही विल सेंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट and storekeeper will verify a lot of things behind it. So I'm teaching you what? I'm teaching you procedural part and then I'll teach you कि उसकी कीमत कैसे निकालते हैं। बट अभी पहले प्रोसीजर पार्ट समझो, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इससे। फिर ये क्या करेगा, प्रॉपर रिक्विजिशन वगैरह चेक करने के बाद इंश्योर करेगा कि रिक्विजिशन प्रॉपर है, नहीं रिक्वेस्ट नोट प्रॉपर है, अथॉरिटी है उसके पास, वो सामान कर देगा मटेरियल को ट्रांसफर। फिर इसके बाद जो उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसे सामान वापस करना है तो वो क्या करेगा, ही विल रिटर्न द, अब ये एक और डिपार्टमेंट है समझ लो, इसके पास एक्स्ट्रा माल पड़ा है तो ये वापस कर देगा, तो ये वापस कर देगा किसको, स्टोर को, ठीक है। तो ये सेम प्रोसीजर चलता है, ठीक है। अब एक और चीज, इसके यहां सामान गया है, ठीक है, तो ये उसको बता देगा कि देखो मैंने सामान यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, तो इट इज गोइंग आउट ऑफ माई बिजनेस, माई प्लेस। और साथ साथ ये एक डॉक्यूमेंट पैरेलली किसको बताते रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लेजर्स अपडेट करने हैं, तो आपने एमआरएन उसको भेजा तो प्लीज आप उसे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ही भेजो। आपने उधर नोट पास किया है तो इधर भी नोट पास करो, उनको बताओ कि क्या हो रहा है। अब एक और चीज है इसमें, मटेरियल ट्रांसफर। व्हाट इफ डिपार्टमेंट ए के पास कुछ सामान पड़ा है, लेट्स से पोटैटोज पड़े हैं, और उन पोटैटोज का यूज डिपार्टमेंट बी कर सकता है, तो रादर कॉलिंग इट फ्रॉम, या तो उसे वहां भेजो फिर उसके बाद वो इधर आएगा, लंबा प्रोसीजर है और उसके साथ साथ उसको कैरी करने की कॉस्ट भी लगेगी। इससे अच्छा है डिपार्टमेंट ए जो है वो सीधा बी को भेज दे। ये सब करने के लिए आपको ऑब्वियसली ऑथराइजेशन वगैरह तो चाहिए होगी, ये सब आप ले लो ऑथराइजेशन वगैरह, एंड सामान डायरेक्टली किसको ट्रांसफर कर दो, डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग द मटेरियल, राइट। और इसके साथ साथ दो डॉक्यूमेंट जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट तो ये किसको भेजेगा, जो सरप्लस वाला डिपार्टमेंट है ये किसको भेजेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, देखो मैंने ट्रांसफर कर दिया। और साथ साथ ये एक किसको भेजेगा, जो जिसको डिपार्टमेंट को सामान आ रहा है उसको भी एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, सो दैट ही कैन प्रूव कि ये मैंने ऐसे चुराया नहीं है स्टोर से, ये मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के पास से आया है। तो स्टोर का इसमें कोई प्ले नहीं होता, बिकॉज थिंक अबाउट इट, स्टोर के पास वो सामान आ ही नहीं रहा है, स्टोर ने इसको पहले 20 यूनिट्स दी होंगी, अब 20 में से 8 बच गई तो 8 इसने इसको ट्रांसफर कर दी। तो कल को अगर स्टोर इससे क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास 8 आई कहां से है, हमारे पास तो कोई रिक्विजिशन नहीं आया, तो ही विल शो दिस डॉक्यूमेंट कि देखो ये सामान ट्रांसफर हुआ है हमारे यहाँ से। और इस सब का प्रूफ किसको दिया जाएगा, पैरेलली कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। नाउ दीज आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, लाइक आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये हर जगह सेम तरीके से लगे ऐसा जरूरी नहीं है, हर कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है, दिस आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स कि आप इसकी वैल्यू कैसे करते हो, जो सामान भेजा जा रहा है स्टोर से डिपार्टमेंट्स के पास, इसकी कीमत कैसे लगाई जाती है। तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। सर वो मेथड्स क्या हैं वो देख लो। तो एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट प्राइस मेथड्स। कॉस्ट कितनी है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे बिन कार्ड में या फिर आपका जो स्टोर कंट्रोल कार्ड है, बट जब आप स्टोर लेजर्स बनाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर तो आपको कीमत भी बतानी है उसकी, और कीमत कैसे निकलेगी, कोई ना कोई रेट तो लगाना पड़ेगा। तो वो रेट कॉस्ट पे भी हो सकता है, वो रेट मार्केट के दाम पे भी हो सकता है। नो यू नो कि अगर कोई चीज 10 की बन रही है तो मार्केट में हो सकता है 12 की बिक रही हो, तो इस पे करना है या कॉस्ट पे करना है। तो कॉस्ट प्राइस मेथड ये हो गए, मार्केट प्राइस मेथड ये हो गए।
अब कॉस्ट में भी बहुत सारी कॉस्ट हो सकती है अलग अलग लॉट्स की, क्योंकि अलग अलग सामान आता रहता है अलग अलग रेट्स पे, तो उन सबका एवरेज करके निकालें। पहले वाले का लें तो लीफो फीफो हम पढ़ेंगे, उसमें एवरेज करके ले तो एवरेज मेथड्स आ गए, ठीक है। और एक आता है नोशनल बेसिस पे, इन सबकी डिस्कशन में धीरे धीरे करूंगा आपके साथ। पहले मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर लूं, फिर विल डू द क्वेश्चंस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस मेथड कहता है कि इसमें 4 मेथड्स हैं आपके, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिकली जिस रेट पे खरीदा उसी पे आप उसकी वैल्यूएशन करो। क्या मतलब इसका? ये मेथड कहता है कि आप मान लो डिपार्टमेंट ए हो, हम हमेशा डिपार्टमेंट ए रहेंगे यहां पे। हमने स्टोर से कोई सामान मंगवाया, वो सामान पूरी कंपनी में कहीं और यूज होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए आया है, वो इंटर एक्सचेंजेबल नहीं है। व्हाट डू मीन बाय इंटर एक्सचेंजेबल? अब मान लो आपके पास मटेरियल के नाम पे एक इनडायरेक्ट मटेरियल ले लेते हैं, लेट्स से कि आपका ये जो डिटर्जेंट वगैरह होता है ना फ्लोर क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीनर्स वगैरह हैं, ये हर जगह यूज जाता है, इससे आपका ऑफिस भी साफ हो सकता है, इससे प्रोडक्शन लाइन भी साफ हो सकती है, तो ये इंटर एक्सचेंजेबल है। दीज नीड नॉट बी यूज इन सिंगल डिपार्टमेंट, दीज कैन बी यूज इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। भाई वही डिटर्जेंट वो या वही फ्लोर क्लीनर तो आपका डिपार्टमेंट ए को क्लीन कर सकता है और वही बी को कर सकता है, तो यहाँ पे ये मटेरियल जो है इंटर एक्सचेंजेबल है, यानी अलग अलग प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। लेकिन व्हाट इफ वो बहुत यूनिक आइटम आया है, आप जो डिपार्टमेंट एक कार बना रहे हो ना, वो कार कस्टमाइज्ड कार है, जिसमें आपके जो व्हील्स लग रहे हैं ना वो स्पाइक्स वाले हैं, गोल्डन कलर के हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए ही बन रहा है। अब ये जितने दाम पे खरीदा गया होगा ना, उसी दाम पे इसकी कॉस्ट यहाँ पे इशू के वक्त लगाई जाएगी। यानी ये आपका लॉट्स में नहीं आया होगा, ये एक ही आइटम पड़ा होगा, या लॉट्स में भी आया होगा तो वो स्पेसिफिक रेट पे आया होगा। अब इसमें भी रेट बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज सिंपल फॉर मटेरियल्स जो स्पेसिफिक जॉब पे ही रिक्वायर्ड होते हैं, इनका कोई और इंटर एक्सचेंजेबल यूज नहीं है, तो हम सिंपली जिस रेट पे खरीदा था उस पे लगा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा आपको देखना भी नहीं है, सिंपल कि जिस रेट पे है उस रेट पे इसकी कीमत लगा दो भेजते वक्त। कौन लगाएगा ये कीमत? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लगाएगा, जब वो अपने स्टोर्स लेजर्स बना रहा होगा, ठीक है। लेजर्स मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट विद क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। फिर आपने शायद इसके बारे में सुना हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहता है कि मान लो आपको 4 डेट्स पे अलग अलग सामान आया, पहले 10 किलो खरीदा, फिर 20 किलो खरीदा, फिर 50 किलो और फिर 30 किलो। एक 5 रुपए पे आया, एक 6 रुपए पे, एक 7 रुपए के, एक 8 रुपए पे। ऐसे रेट जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते नहीं है, डेट्स में गैप होता है। बट अभी क्या है ना कि मुझे जल्दी जल्दी समझाना है, तो मैंने एक एक दिन का ही गैप ले लिया। अब इसमें से स्टोर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ए ने, ये हम डिपार्टमेंट ए ले रहे थे ना, मैं नीचे समझा देता हूं। डिपार्टमेंट ए ने सामान मंगवाया स्टोर से, अब स्टोर के पास ये सारा सामान पड़ा है, तो उसने उसमें से 25 किलो भेज दिया उधर। अब 25 किलो की कीमत क्या लगाएं? रेट तो बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है जो रेट पहले आया वो ही लगाओ। अब इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पहले जो सामान आया वो भेजेंगे। ना ना ना, सामान तो जो पहले आता है उसको पहले ही निकाला जाता है, जिससे वो पुराना ना हो जाए। ये हर मेथड में पहले जो सामान आया वो पहले ही जाएगा। जो पहला लॉट आया होगा, या लॉट नहीं समझना चाहते तो बोरे समझ लो, बैग समझ लो, जो भी पहले बैग आया होगा उसका सामान खराब ना हो जाए, तो इसलिए इसको पहले ही इशू किया जाएगा। बट कीमत कौन सी लगाई जाएगी? जो पहले बिल पे आया या जो लास्ट वाले बिल पे आया? तो यहां पे याद रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली कौन सा सामान पहले जा रहा है। आप तो सब मिक्स कर दोगे, उसमें आटा होगा, सब मिक्स हो जाएगा, आपको ये नहीं पता होगा कौन सा पहले बैग से आया है, बिन में सब मिक्स हो गए होंगे। लेकिन जब आप 25 किलो भेज रहे होंगे तो कीमत कैसे निकालें, किस रेट पे निकालें? तो लीफो फीफो ये सब रेट की बात करते हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी या क्वांटिटी, कौन से बैग से गई, उससे मैटर नहीं करता। समझ में आया? तो यहां पे 25 किलो गया, अब मेरे पास टोटल सामान कितना है? ये 30 किलो तो ये पड़ा है। तो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहते हैं? देखो 10 किलो तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो 10 किलो का दाम तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया उसका रेट पहले इस्तेमाल करो। रेट का बात कर रहा हूं मैं, सामान की बात नहीं कर रहा हूं, सामान तो सब मिक्स हो गया होगा। तो ये 50 रुपए के हिसाब से लग जाएगा। अब 25 किलो में से 10 किलो तो रेट लग गया, बचे 15 किलो किस रेट पे? तो वो 6 के हिसाब से लगा लो, 6 के हिसाब से। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, सेकेंड लॉट से अभी भी 5 किलो बचा होगा, क्योंकि 30 किलो सामान था ना, उसमें से 25 निकल गया, ये 10 पूरा निकल गया और 5 यहां बच गया, 15 वहां से निकल गया। फिजिकली सामान तो सारा मिक्स हो चुका होता है, वो पुराने वाला ही पहले निकलता है, बट रेट में हम पुराने वाला यूज करेंगे पहले। ये फीफो कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो 5 रुपए के हिसाब से ये लग गया रेट, और 6 रुपए के हिसाब से ये लग गया, तो टोटल 140 रुपीज का सामान आपको इश्यू हुआ है। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट वैसे मैं यहां लिख दूं AS2, ये डज नॉट अलाउ
दिस मेथड। एक स्टैंडर्ड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये आपका मना करता है कि आप इस मेथड को यूज करें। यूजुअली जो इन्फ्लेशन वाली कंट्रीज होती हैं वहां पे ये अलाउ नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे जो सामान इशू होता है ना वो लास्ट वाले रेट पे होता है। इन्हीं में से अब फीफो क्या कहता है, 25 किलो निकला तो ये वाला और ये वाला रेट लो। अब 25 किलो है तो वो पहले लॉट से ही निकल जाएगा सारा, क्योंकि 30 किलो लास्ट लॉट है आपका, तो उस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा 25 किलो यहां से निकाल लो, तो आपने 8 रुपए के हिसाब से निकाला, ये 200 रुपए के हिसाब से। अब देखो इशू के वक्त यहाँ 140 पे गया था, यहाँ 200 पे गया है। अज्यूम करें कि एक देश में इन्फ्लेशन है तो हमेशा इशू महंगे रेट पे होगा, ये महंगाई बढ़ाता है, क्योंकि जब आप सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को महंगा इशू करोगे तो वो कस्टमर से भी महंगा लेगा, तो प्रोडक्ट महंगा ही महंगा बिकता रहेगा। इससे देश में इन्फ्लेशन आती है, विच इज द रीजन कि ये डिसअलाउड है मेथड। बट जिस देश में डिफ्लेशन होगी वहां ये मेथड यूज हो सकता है। आपको तो कॉस्टिंग पढ़नी है, स्पेसिफिकली कंट्री के हिसाब से नहीं पढ़ना। हाँ, जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो AS2 इसको लगाने से मना कर देगा। फिर आपका लास्ट आता है बेस स्टॉक मेथड। ये आपका सिंपल क्या कहता है कि भाई एक मिनिमम स्टॉक हर कंपनी मेंटेन करके रखती है एज बफर स्टॉक, ये हर टाइम पे यूज रहेगा। और इसका बेसिकली क्या होगा, आपका इस्तेमाल भी नहीं होता। अब आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक कोल कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जो बिजली बनाती है कोयले से। अब वो हमेशा क्या करती है, अपने गोडाउन में 10 या 5,000 टन जो है कोयला मेंटेन करके रखती है, और ये कोयला कभी निकाला भी नहीं जाता। कोयला खराब भी नहीं होता है, जितना पुराना होता अच्छा है। तो ये बेसिकली आपने खरीदा था, मान लो, अब मुझे इसके कोयले के रेट तो नहीं पता है, बट 100 रुपए पर टन के हिसाब से आपने खरीदा था, तो बेसिकली ये 50,000 का हो गया ना। अब आप इशू जो कर रहे हो उससे ऊपर वाले से, आई पुट रेड लाइन इनफैक्ट हियर, ये कभी यूज ही नहीं हो रहा है। ये कब यूज होगा, इमरजेंसी के केसेस में, जब बहुत डेंजर लेवल पे सामान चला जाएगा तब इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज कोयला जो जा रहा है आपका, इशू हो रहा है डिपार्टमेंट्स को, वो यहां से जा रहा है। तो जो आप यहां पे लगाओगे, चाहे आप यहां पे फीफो लगाओ चाहे आप लीफो लगाओ, लेकिन बफर स्टॉक मेथड, ये जो आपका जो ये बेस स्टॉक मेथड है, ये कहता है बेस स्टॉक जो आपके पास है उसमें तो कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं, तो वो जितने का आया वो उतने का ही रहा है। तो यहां पे इट इज प्राइस्ड एट द प्राइस एट विच इट वाज परचेज्ड, या इट इज वैल्यूड लिख लो, एट अ प्राइस एट विच इट इज परचेज। जितने पे खरीदा गया था उतने पे ही रहेगी उसकी कीमत। इसकी कीमत कभी 50,000 से हिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप यहां से इशू भी नहीं कर रहे हो। बहुत रेयर सिनेरियोज आएगा यहां से इशू होगा और वो भी 5,000 पे ही होगा, 50,000 पे, या जितना उसमें से निकालोगे उसकी जो रेट रहेगा। तो इसमें कोई दिमाग है ही नहीं, ये तो बेस स्टॉक की बात है, ठीक है। तो एक ये मेथड था। एवरेज प्राइस पे अभी आते हैं, या चलो कर लेते हैं बात। एवरेज प्राइस कहता है कि आप 25 किलो इशू कर रहे थे, 25 किलो इशू कर रहे थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसी में ही आप सारे प्राइसेस का सिंपल एवरेज ले लो। 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 4। फिजिकली सामान पुराने वाला ही पहले जाएगा, ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, बट इस बार आपका जो रेट बन रहा है वो 6.5 बन रहा है, और आपका जो वैल्यू बन रही है दैट इज 162.5। नाउ दिस मेथड इज नॉट कंसिडर्ड गुड एज वेल, बिकॉज एवरेज, सिंपल एवरेज अपने आप में बहुत गालियां खाता है स्टैटिस्टिक्स में। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज उसको बेसिकली क्या कर देते हैं, अपने फेवर में ले जाते हैं। तो ये जो भी है स्टैट्स वाले उसमें पढ़ लेना आप, या फाउंडेशन में पढ़ के आए होंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपल एवरेज एक अच्छा एवरेज नहीं माना जाता कंपेयर टू वेटेड एवरेज, तो इसलिए आप वेटेड एवरेज पे करोगे। आपके सिलेबस में यही दो हैं। CMA वाले बच्चों के सिलेबस में 2 और डिस्कस किए गए हैं, मूविंग वगैरह वाले, तो बस सब थियोरेटिकली हैं, वो प्रैक्टिकली तो पेपर में आता नहीं है वो, ठीक है। तो यही 2 प्रैक्टिकली आ सकते हैं आपके। तो वेटेड एवरेज कहता है बेसिकली आप उसको एवरेज जो कर रहे हो वेटेड एवरेज करो। यहाँ पे जो वेट दिए जाते हैं, वेट मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो दी जाती है क्वांटिटी को। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ना। अब यहां ध्यान से देखो, हाईएस्ट क्वांटिटी किसकी है, जो थर्ड लॉट है उसकी है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इस 7 रुपए को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ज्यादातर यही है। तो आप क्या करो, क्वांटिटी इनटू प्राइस, इसको वेट मान लो, इसको प्राइस मान लो, इन दोनों का एक प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आपका 120, ऐसे करके आप प्रोडक्ट निकाल लो। और फिर उसके बाद वेट, आपका जो वेटेड एवरेज आएगा वो कैसे आएगा, वेटेड एवरेज आएगा ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटीज का समेशन। जैसे इस क्वेश्चन में हमने सारे क्वांटिटीज और प्राइसेस को उनके मल्टीप्लाई किया, तो इससे हर जो प्राइस है ना, चाहे वो 5 रुपए है, चाहे वो 6 रुपए है, चाहे 7 रुपए, चाहे 8 रुपए, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिली।
वहां पे ऊपर वाले में इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। आप सीधा 4 से डिवाइड कर दिया, आपने सबको एक एक वेट दे दिया, इक्वल वेट दे दिया, बट ये कहता है नहीं, इसको वेट ज्यादा दो, इसको कम दो, ठीक है। जिस केस से मेरा एवरेज कितना है 6.91, एंड विच इज वाई मेरा जो प्राइस है इशू का वो थोड़ा ज्यादा आता है ऑब्वियसली कंपेयर टू दिस, बिकॉज वहां पे सबको इक्वल वेट दिया था। तो एक्सट्रीम वैल्यूज 5 और 8 ने इसको अपनी तरह से खींचा, लेकिन यहां पे 7 को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी देखो लास्ट वाले रेट्स ज्यादा वैल्यूएबल हैं, तो इसलिए यहाँ पे रेट ज्यादा आया, 6.91 आया और वैल्यू ज्यादा आई। अगर यही रेट पुराने वाले ज्यादा होते, ज्यादा बल्क में मेरे पास पुराना आइटम पड़ा रहता, तो यहाँ पे जो रेट है वो कम आता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है क्वांटिटी को, उसको वेट माना जाता है। इसका क्वेश्चन हम करेंगे ऑब्वियसली, बट दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट प्राइस मेथड। इसमें मार्केट की वैल्यू पर हम जो है करंट प्राइस पर हम वैल्यू करना चाहते हैं। तो दो मेथड होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड एंड रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड कहता है कि आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा है, अभी अगर आज मैं उसको मार्केट से लेने जाऊं तो कितने का मिलेगा मुझे वो। अगर मैं इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट बोल रहा हूं बार बार, इनपुट को, मटेरियल को रिप्लेस करना चाहूं तो वो मार्केट में कितने का मिलेगा मुझे। दिस इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इशूड एट करंट प्राइस, मार्केट प्राइस, दैट कंपनी हैज टू पे इफ एग्जैक्ट मटेरियल मार्केट से मंगवाया गया। आप मंगवा नहीं रहे हो उसको, आप एक कॉन्सेप्चुअली सोच रहे हो कि अच्छा मार्केट में से कीमत कितनी चल रही है, ठीक है। जैसे गोल्ड वगैरह है, तो सुनार वगैरह जो होता है ना, ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, वो इसके इस्तेमाल ज्यादा करता है, बिकॉज उनका जो मार्केट में रेट है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो जब वो उसकी वैल्यू करेंगे, जब वो उसको अंगूठी बनाने के लिए देंगे कि भाई ये इतना गोल्ड हमने अंगूठी बनाने के लिए, जो नेकलेस है बनाने के लिए इशू किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वो किस रेट पे लेंगे, जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि आज गोल्ड उतने का मिलेगा। तो ये रिप्लेसमेंट प्राइस हो गया, ये हर इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। सर इसमें क्या फर्क है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड तब यूज होता है जब आपका स्टॉक थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, या आप जो स्क्रैप वगैरह है उसको आप बेच रहे हो, इशू कर रहे हो। तो वो कहता है कि इसको कितना मिल जाएगा, कितना रियलाइज कर लेगा, ये क्या ही मिलेगा इसके हिसाब से। आप जब AS2 पढ़ोगे ना, तो वो बोलता है कॉस्ट वर्सेस NRV। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू वही है, और यूजुअली इन दोनों में लोअर लिया जाता है। तो यूजुअली तो आप कॉस्ट पे ही करते हो, लीफो, फीफो, और आपको मैंने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बताया, बेस स्टॉक बताया, तो कॉस्ट पे ही रहते हो आप यूजुअली। बट कभी कभी आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे करना पड़ता है, और मैंने यहाँ बाद में बोला भी है कि ये मेथड तभी लगता है जब आपकी कॉस्ट से वैल्यू कम जा रही हो। अदरवाइज AS2 तो आपको अलाउ ही नहीं करेगा इसको लगाने के लिए, क्योंकि दोनों में जो भी लोअर होगा तब लगेगा। कॉस्ट आपकी 10 है, ये 8 आ रही है, तो 8 जब कम हुई 10 से तभी तो ये लगाने दिया, नहीं तो 8-10 पे ही रहोगे आप। मान लो आप मार्केट में 12 का बेच सकते हो, लेकिन आपकी कॉस्ट 10 है, भाई मार्केट वैल्यू यूजुअली ज्यादा ही होती है, तो तब तो आप कॉस्ट पे ही रहोगे ना। तो ये मेथड लगता कब है, जब आपकी वैल्यू कॉस्ट से भी कम चली जाती है, तब ये मेथड लगता है। और ये बेसिकली मार्केट से क्या मिल जाएगा वो बता दो आप। आपके घर में रद्दी वगैरह होती है, तो मार्केट में बेचने पर उसको क्या मिल जाएगा। आपके पास लेट्स से कोई CD प्लेयर है, कुछ है जो आज के टाइम में यूज भी नहीं होता है, मार्केट में उसको बेचने जाओगे, वो आपने खरीदा था 2000 का, लेकिन आज मार्केट में वो 200 रुपए ही देगा आपको, तो आप 200 रुपए उसकी वैल्यू लगा लो, क्योंकि कॉस्ट तो आपको हो सकता है उसकी बहुत ज्यादा लगी हो, बट आप उसको, ये मेथड तब लगता है व्हेन यूजुअली योर रियलाइजेबल वैल्यू, यानी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू फेच फ्रॉम द मार्केट, गेट फ्रॉम द मार्केट इज यूजुअली लोअर देन द कॉस्ट। तो ऐसे आइटम यूजुअली आपके लिए क्या हो चुके होते हैं, बहुत पुराने हो चुके होते हैं, कोई कीमत इनकी लगनी नहीं है, तो जो मिल रहा है उतने पे इसकी कीमत लगा लो। आई होप ये समझ में आया होगा। लास्ट आपका जो तरीका है वैल्यू करने का, दैट इज योर नोशनल प्राइस मेथड। नोशनल प्राइस मेथड मतलब कोई आप एक जैसे स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर लिया आपने। स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है, कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले साल के शुरुआत में एक रेट डिसाइड कर लेती है, और अपनी जो आपने मटेरियल्स वगैरह जो इशू करेगी ना, वो इसी रेट पे करेगी, चाहे एक्चुअल कितने पे भी परचेज किया हो। यूजुअली वहां होता है जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ी सी स्लो होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं, तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है कि कंपनी ने बिगिनिंग में स्टैंडर्ड प्राइस कितना फिक्स कर दिया, 50 रुपए, लेकिन मान लो अगस्त के महीने में एक परचेज की गई 55 के हिसाब से, तो इशू करते वक्त तो 55 को हम वैल्यू नहीं करेंगे, हम 50 पे ही दिखाएंगे, स्टैंडर्ड प्राइस पे दिखाएंगे। और जो 5 रुपए की जो कमी आई ना, ये जो 5 रुपए महंगा खरीदा गया, ये परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन डाल देंगे, तूने कैसे महंगा परचेज कर लिया। इससे उनकी परफॉर्मेंस जज हो जाती है। इस सब के बारे में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में समझाऊंगा, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट की कमी है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कमी है, क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर ली या फिर जो प्लान बना था उससे ज्यादा आपने रेट पे खरीद लिया। तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी से पता चलती है कि तूने 5 रुपए महंगा कैसे खरीद लिया।
ऑब्वियसली जहां पे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस रेगुलर हैं तो वहां पे तो ये मेथड नहीं इस्तेमाल होगा। दीज मेथड्स आर यूज्ड वेयर फ्लक्चुएशंस आर नॉट मच। लेकिन आई तो क्यों आई, समझ में आया? तो यहाँ पे हम 50 पे ही इशू करेंगे और जो 5 रुपए जो कॉस्ट पड़ी ना इनको एक्स्ट्रा, वो परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डालेंगे। अब कैसे डालते हैं वो सब हम वहां पढ़ेंगे। बेसिकली इसको ओवरहेड वगैरह का पार्ट मान लेते हैं। ओवरहेड चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हमें पता नहीं क्या चीज है। बेसिकली कंपनी का बर्डन खुद उठाती है, कस्टमर से नहीं लेगी, क्योंकि इशू कर दिया तो प्रोडक्शन में चला गया, प्रोडक्शन में चला गया तो कस्टमर से तो लोगे ही वो पैसा, फिर तो कस्टमर से नहीं लेते, हम बाद में जो प्रॉफिट कमाएंगे वहां से काटेंगे। तो ओवरहेड्स वगैरह जो होते हैं आपके वो अलग से डील होते हैं। जब ओवरहेड चैप्टर आएगा तब समझाएंगे, बहुत ही लेंदी चैप्टर है। अगर आपको मटेरियल चैप्टर लेंदी लग रहा है तो वो तो और भी डिटेल में कराऊंगा मैं। एनीवे, एक और होता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। यहां पे क्या होता है कि बेसिकली पहले से ही हम दाम बढ़ा देते हैं। ये तब होता है जब हमारे बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोल उड़ेगा ही उड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इवेपोरेट होगा ही। आप 1000 लीटर भेजोगे पहुंचेगा वो 990। तो यहां पे आप पहले से ही प्राइस इन्फ्लेट करके रखते हो। जब आप इशू करते हो ना तो ऑलरेडी उसमें आप नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब करके चलते हो। इसके बारे में हमने डिस्कस करना ही है, एक स्क्रैप वाला टॉपिक आना ही है और कहीं ना कहीं मैंने आपको समझा भी रखा है। ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में आई टॉट यू ऑलरेडी। अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे जो नॉर्मल लॉस है उसका बर्डन कस्टमर पे ही पास कर देते हैं। तो कस्टमर पे कैसे पास करेंगे, जब उसको कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे। कॉस्ट का हिस्सा कब बनेगा, जब वो प्रोडक्शन में जब इशू होगा तो इशू प्राइस को इसको आप काउंट कर लोगे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली आप क्या कर लेते हो, जो लॉसेज आपको होंगे ही होंगे, जो आप अवॉइड कर नहीं सकते, अनअवॉइडेबल लॉसेज जो आपको होंगे ही होंगे, आप उसकी वजह से रेट को बढ़ा लेते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि भाई 1000 लीटर का आपने पेट्रोल मंगवाया है, एज अ पेट्रोल पंप ओनर आपने मंगवाया है, वो 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो इतने का आपको पड़ा, लेकिन आपको पहुंचा कितने का, वो 990 का। लेकिन आप उससे पूरे 1 लाख ही लोगे, आप उससे कुछ भी पैसा कम नहीं करोगे, जिसकी वजह से रेट कितना हो जाएगा 101.01। तो रेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो ये इन्फ्लेटेड रेट है, आपने उससे पूरे पैसे लिए, क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल है। लेकिन हाँ एक्सीडेंट की वजह से कम पहुंचा तो वो आपको फिर कम पैसे देगा। तो वहां पे ये सब नहीं चलता। व्हेन दिस इज अनअवॉइडेबल, व्हेन इट इज नॉर्मल, तभी आप ये रेट बढ़ाने देते हो। तो ये भी होता है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत होता है, जहां पे नेचुरल लॉसेज होंगे ही होंगे तो आप रेट को इन्फ्लेट कर देते हो। फिर एक जो मेथड है आपको शायद ही ये कभी समझने को मिलेगा, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं इसको। रीयूज प्राइस मेथड कब यूज होता है, जहां पे एक मटेरियल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो प्रोडक्शन में, वो एक बारी में खत्म नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है? क्या हम बोल सकते हैं इसको एक छोटा सा फिक्स एसेट टाइप का है? अब फिक्स एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगता है, तो आप क्या करते हो, इसकी कॉस्ट एक बारी में नहीं ले सकते। मान लो बैच नंबर 115 बन रहा है, अब ये वाला 115 से 120 तक 5 बैचेस में लगेगा, ठीक है। अब 5 बैचेस में ये लगना था, अब आपने तो कॉस्ट सारी इसी में डाल दी, ये तो गलत है, मिसमैचिंग हो गई, मिसमैचिंग ऑफ कॉस्ट हो गई। आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है अकाउंट्स में, तो ये तो बहुत गलत हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी कॉस्ट को स्प्लिट कर देंगे 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में। तो मान लो इसकी कॉस्ट 10 रुपए है, तो हम 2-2 रुपए करके लेंगे इसकी। तो ये रीयूज प्राइस हो गया। ये प्राइस रीयूज होता रहेगा जितनी बार आप प्रोडक्शन करोगे, अंटिल इसकी लाइफ खत्म हो जाए। तो देखो, when materials are not entirely consumed in single production and are returned to the store for production from production to be used later again, it is unfair to charge the entire cost of material in a single job. Hence material की कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है टू फाइंड द रीयूज प्राइस। अगर 10 रुपए उसकी कॉस्ट है और 5 बार इस्तेमाल होगा तो उसकी प्राइस आप 2 रुपए यूज करो इशू के वक्त, ना कि 10 रुपए। ये इसका रीयूज प्राइस है। जिग्स वगैरह केमिकल इंडस्ट्री में जहां केमिकल बार बार यूज हो सकता है तो वहां पे आप यूजुअली इसको यूज करते हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई पर्टिकुलर आइटम ऐसा है जो बार बार यूज हो सकता है अंटिल उसकी लाइफ रन आउट कर जाए, तो आप इसको एक छोटा सा फिक्स एसेट टाइप का मान के रखते हो। है तो मटीरियली लेकिन बार बार इस्तेमाल हो सकता है, तो आप इसको जितनी बार यूज करोगे उतनी बार डिवाइड कर लेना। ऑब्वियसली सब एस्टिमेशन बेसिस पे होता है। आपको पता है डेप्रिसिएशन खुद एस्टिमेट बेसिस पे चलती है, वो कोई रियल थोड़े ना होती है। आप उसकी लाइफ का अनुमान ही लगाते हो। और आपने पढ़ा होगा वहां पे, या इनफैक्ट आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो AS10 वगैरह में पढ़ोगे आप कि बेसिकली उसमें एस्टिमेशन होता है और एस्टिमेशन में चेंजेस आता है। जब व्हेन यू एस्टिमेट समथिंग देयर इज डेफिनेटली चांस कि उसमें क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो उस एस्टिमेशन के चेंज को भी आप फिर रिकॉर्ड करते हो। ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, खैर ठीक है। तो इसके बारे में हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरा जो आज फोकस है वो आपको एक तो प्रोसीजरल पार्ट बताना था। आप देखो मैंने इशू के वक्त बताया था ना, समान इशू होगा वहां पे, तो प्रोसीजरल पार्ट समझ लिया। उसके बाद वैल्यू कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।
मैं अगली क्लास में आपको स्क्रैप भी डिस्कस कर लूंगा एंड जेआईटी के क्वेश्चंस हैं शायद वो भी करा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा लेंदी रखेंगे क्लास। और क्या डिस्कस करना है हमने, स्टॉक आउट, एक स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। पेपर में कम टेस्ट हो रहा है वो, लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए, यू नेवर नो कब उनको दिमाग खराब और वो आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए उस पर। तो स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक दो क्लास और मान के चलो, पास्ट ईयर वगैरह इंक्लूड करके थोड़ी लेंदी क्लास लगेंगी, तो फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। अब देखो, एक कंपनी है जिसको स्टोर लेजर अकाउंट बनाने हैं, ये कैसे बनाते हैं मैं समझाऊंगा। इसके पास ओपनिंग मटेरियल है, फिर सामान आया, फिर सामान इशू हुआ, फिर सामान आया, फिर 10 सामान की शॉर्टेज पड़ गई, फिर सामान फिर से आया और फिर इशू कर दिया। आपको क्या करना है, प्रॉपर लेजर मेंटेन करने हैं फीफो के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो देखो क्वेश्चन नहीं आता है उसका यूजुअली, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, बट फिर भी कर लेंगे उसका, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली तो आना चाहिए ना सारी चीजें। ऐसी कंट्री में चले गए जहां लीफो अलाउड है, तो फिर कहता है इश्यूज अप टू दिस विल बी लीफो। चलो लीफो भी आ गया, क्या ही रहा था मैं। तो आपका 10/4 तक ये जो पहला इशू हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो सामान आया ही है आपके पास, जो पहला इशू हुआ है यहां तक लीफो लगाना है और क्या फीफो लगाना है। फ्रॉम दिस फीफो विल बी यूज्ड। 11/4 के बाद ही फीफो पे स्विच कर गए। तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, इतना भी एडवांस नहीं है। और जो शॉर्टेजेस वगैरह हुए हैं बीच में, ये आप ओवरहेड में चार्ज कर देना, इनका सबका मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले क्या इसका फॉर्मेट रहेगा मैं वो समझा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, कितना ओपनिंग रहा, क्या आपने परचेजेस किए, क्या आपने इशू किया, परचेजेस से सामान आता है और इशू से सामान डिपार्टमेंट्स में जाता है, एंड फाइनली आपके पास बैलेंस होगा। क्या हम सिर्फ इसको क्वांटिटी में रिकॉर्ड करते हैं? नो, दीज आर स्टोर्ड लेजर्स, तो हम इसकी वैल्यू भी रिकॉर्ड करेंगे। रेट का ही तो खेल है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी एंड वैल्यू इतना ही लिख लो, रेट लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी किस रेट पे परचेज किया और क्या उसकी कॉस्ट है, वैल्यू है, वो लिख लेना। फिर से किस क्वांटिटी पे आपने इशू करा, क्या रेट लगाया और क्या उसकी कॉस्ट थी, एंड फाइनली जो आपके पास इन्वेंट्री बचेगी वो कितने की है। अब देखो इससे क्या होता है, कितना सामान आपने इशू किया वो भी पता चल जाता है और अंत में कितनी इन्वेंट्री बची वो आपको पता चल जाती है। एंड ये कौन सा सिस्टम है, ये आपका परपेचुअल सिस्टम है जो बुक्स में मेंटेन हो रहा है। बेसिकली परपेचुअल सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था कि आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक पता होगा, तो आप 4 तारीख को बता पाओगे आपके पास स्टॉक कितना है, 5 तारीख को बता पाओगे आपके पास स्टॉक कितना है। ऐसा सिस्टम परपेचुअल सिस्टम होता है, और इसको अच्छे से लगे इसलिए हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम यानी अपना फिजिकल सिस्टम भी लगाते हैं और समय समय पे उसको वेरीफाई भी करते रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका अप्रोच रहेगा इस शीट को बनाने का। चलो सबसे पहले 1 तारीख, कौन सा महीना है ये, अप्रैल का है, तो अप्रैल 2011 लिख देते हैं। कहता है मेरे पास 1 तारीख को ओपनिंग क्वांटिटी है 200 रुपए के हिसाब से, ठीक है। चलो रेट लिख ही लेते हैं इसका 10, तो ये 2000। आई बात समझ में? वैसे ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आई ट्राई टू अवॉइड ओपनिंग। चलो 210 के हिसाब से, तो कितनी कॉस्ट आ गई इसकी, 2000। ओपनिंग का कॉलम बना दिया मैंने, रब नहीं कर रहा हूं आपको, आपने ही बना लिया होगा तो रब करने की जरूरत नहीं, बार बार उसको ना फिर उतारना पड़ेगा, इससे अच्छा हम क्लोजिंग से ही बैलेंस चलाएं अपना। अब हमारे पास 5 तारीख को 250 यूनिट्स रिसीव हुई हैं, यानी परचेज करी है हमने। इसकी कॉस्ट कितनी है, 2000, ठीक है। तो 2000 है और 250 के हिसाब से इसका रेट आ गया 8 रुपए। अब आप कैसे लॉट बनाओगे, ये देखो, ये पहला दिन था। आई सजेस्ट यू कि आप लॉट्स बना के चलें। तो देखो यहाँ पे एक पुराना लॉट तो पड़ा ही था ना बैलेंस में, कुछ गया थोड़े ना, कुछ इशू थोड़े ना हुआ है, ये लॉट पड़ा है आपके पास अभी भी, और एक नया लॉट और आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो थोड़ा नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। ये लो, फिजिकली तो ये मर्ज हो चुके होंगे, लेकिन आपको बुक्स में तो लॉट अलग अलग रखना ना, कि दोनों के रेट अलग है। तो 250 किलो आया, ये ऐड हो जाता है बैलेंस में, ऐड हो जाता है। 8 रुपए के से आया और ये भी 2000। तो अब मुझे बताओ 5 तारीख को परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से आपकी ईआरपी आपकी बुक्स में कितनी कॉस्ट चल रही है इन्वेंट्री की, तो वो चल रही है टोटल 4000 रुपये। फिजिकली कितना है, 450 यूनिट्स। आई बात समझ में या नहीं? दिस सिस्टम कैन टेल यू इन्वेंट्री की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी कंप्यूटर खोलोगे आपको मिल जाएगा, जब भी रजिस्टर खोलोगे, अगर फिजिकली भी कर रहे हो मैनुअली भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको बता देगा ये।
अब आता है 8 तारीख। 8 तारीख को आपके पास सामान आया है, फिर से कितना आया है, ये देखो 150 यूनिट्स आई हैं 1275। 150 यूनिट्स आई हैं 1275। रेट निकाल लेते हैं, 1275 डिवाइड बाई 150, दिस इज 8.5। लॉट्स बना लेंगे। 200 का लॉट अभी भी पड़ा है मेरे पास, कहीं नहीं गया। सर क्या ये अलग अलग बैग्स रखे होंगे मे बी, या मर्ज हो चुके होंगे। अच्छा 250 का लॉट भी कहीं नहीं गया, अभी तक इशू तो कुछ किया ही नहीं है ना हमने। और 150 का लॉट भी हमारे पास अभी भी पड़ा है। अब मुझे बताओ, कोई आपसे पूछे भाई 8 तारीख को आपके पास अंबानी की कॉल आई कि मेरे पास इस वाली फैक्ट्री में कितना, फैक्ट्री कह रहा हूँ, स्टोर में कितना लॉट पड़ा है, कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 2000 1275। आपके पास 5275 का स्टॉक पड़ा है। अच्छा आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, क्वांटिटी में 600, पता चल गया ना। अब इसके बाद पहला इशू जो है, और आपको पता है यहां तक ये लीफो लगा रहे थे, अकॉर्डिंग टू देम देवर यूजिंग लीफो। तो ये कितना इशू किया इन्होंने, 100 यूनिट्स। कौन सी तारीख है, तारीख है आपकी 10 तारीख। 10 तारीख को 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इन्होंने क्या करी है, इशू करी है। सो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है कॉलम, इसको मैं हटा देता हूं। और यहाँ पे इन्होंने किस रेट पर इसको इशू किया होगा, तो सिंस वी आर यूजिंग लीफो, 100 यूनिट्स बड़े आराम से इस लॉट से निकल सकती हैं, इनफैक्ट 50 बच भी जाएंगी। तो आप 8.5 के हिसाब से 850 रुपीज का इसको इशू कर दो। अब आपके पास 200 का लॉट तो वैसे ही पड़ा है जैसे पहले था, 250 के लॉट को भी आपने टच नहीं करा, वो भी वैसा का वैसे ही पड़ा है। अब यहां से आपके पास 150 में से माइनस हो गई 100 यूनिट्स, एंड 1275 में से 850 चला गया, तो ये 425, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिसीट आई है इसमें, वो रिसीट की बात करते हैं। चलो रिसीट है 50 यूनिट्स की, कितने के हिसाब से, 500। अब नाउ रिमेंबर 11 तारीख से हमने फीफो पे स्विच हो गए, तो अब फीफो लगाना है। अभी फीफो तो बाद में लगेगा, ये तो इशू के वक्त लगता है ना, अभी तो सामान आया है तो लिख लो कितने का है, 50 यूनिट्स आई है 500 के हिसाब से। कौन सी तारीख है, 15 तारीख को 50 यूनिट्स आई हैं 500 के हिसाब से, 10 रुपए। अब 200 का लॉट पड़ा ही था, 250 का लॉट भी पड़ा हुआ है, 50 का लॉट और था, एंड 50 का लॉट और आ गया। अब मुझे बताओ आपके पास इन्वेंट्री कितने की है, आपके पास 4925 की इन्वेंट्री है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। टोटल मैंने ये सबको प्लस कर दिया, 4925 की मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है शॉर्टेज है 20 तारीख को। अभी शॉर्टेज क्या है कि सामान हमारा जो है वो कम, क्योंकि हम फिजिकली वेरिफिकेशन भी तो करा रहे होंगे ना, कॉन्टिन्यूस सिस्टम भी तो लगा रहे होंगे कि सीधा बुक्स पे ही आप रहोगे, तो उनको अपडेट मिला है कि 10 जो सामान है ना वो कम है। तो अब इस 10 को ना आप इशू की तरह मानो, 20 तारीख को ऐसा मानो कि आपके पास 10 यूनिट्स कम है, क्योंकि 10 यूनिट बोलिए ना शायद, यस। अब इसका रेट कैसे लगाओगे, क्योंकि अब हम फीफो फॉलो कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट लॉट से ऐसा मानेंगे सामान खराब हुआ है, तो ये 100 का है, तो यहाँ 200 में से सिर्फ 190 बचा है, बिकॉज 10 निकल गया, दिस इज 1900। बाकी सारे लॉट्स इंटैक्ट हैं, उनको हम वैसे ही लिख देंगे 500। नेक्स्ट ये कहता है कि आपको 60 यूनिट्स आई हैं 540 के हिसाब से, 60 यूनिट्स आई हैं 540 के हिसाब से, आप इसको लॉट में लिख देंगे। इनफैक्ट मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, 60 यूनिट्स 540 के हिसाब से, इसका रेट बनेगा 9, 190, 10 के हिसाब से 1900, 250, 8 के हिसाब से 2000। लास्ट वाला भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दिस इज इशू 400 यूनिट्स का 22 तारीख को, ये 21 का था और 22 का है 400 यूनिट्स। 22 को 400 यूनिट्स गई हैं,
अब 4 यूनिट्स कैसे 400 कैसे जाएंगी, मेरे पास लॉट्स पीफो चल रहा है तो 190 पूरा यूज हो जाएगा, 400 में से 190 चला गया तो 190 का लॉट पूरा चला जाएगा 10 के हिसाब से, ये लॉट गया खत्म। चलो अब मेरे पास बचे हैं 210 यूनिट्स और चाहिए, तो वो आप कहाँ से कर लो, 210 यहाँ से निकाल लो 8 के हिसाब से, ये बचेगा 1680। तो इस लॉट में से सारा नहीं जाएगा, इसमें से 40 यूनिट्स आपकी बचेंगी 8 के हिसाब से, बाकी लॉट्स ऐसे ही रहेंगे आपके, राइट। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर इन्वेंट्री ऑन 22nd। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके पास इन्वेंट्री आखिरी दिन कितनी है। अच्छा, ओवरहेड वगैरह का क्या मतलब है कि बेसिकली शॉर्टेज है, तो ये डिपार्टमेंट की गलती है, वहाँ पे ये मतलब डिपार्टमेंट डायरेक्टली ना करके कंपनी एज अ होल बेयर करेंगे ओवरहेड्स के तौर पे। इसका तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी है वो बता दो, तो 320 प्लस 425 प्लस 500 प्लस 540, ये आपकी इन्वेंट्री आखिरी दिन आई है 1785। जो आपको डाटा दिया है उसकी लास्ट डेट 22nd को ये आपका इन्वेंट्री की वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इतना। आई होप समझ में आया होगा। आज मैं इसका क्वेश्चन इतना ही रख रहा हूँ, और नेक्स्ट फिर हम और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैनुअल क्वेश्चंस ये हैं, करना तो पड़ेगा ही, कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन वगैरह ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद ना हम अपना स्टोर जो लॉसेस वगैरह हैं इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह तो तुमने समझ ही रखी है, वो भी बता दूंगा मैं। एंड देन स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट तो अब ज़्यादा रहा नहीं है इस चैप्टर में। इनफैक्ट जितना आपने कर लिया ना, इसके बेसिस पे भी आप काफ़ी क्वेश्चंस निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय बाय।